क्योंकि वो हल्दी ही आस्था को लगने वाली थी, जो हल्दी लास्ट में राजेश ने चेक की थी। और अरमान घूरकर सबको देखने लगता है। उसे वक्त आकाश भले ही रश्मि के साथ मौजूद था और सुमित राधिका के साथ, लेकिन फटाफट से वो तुरंत अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए थे। टाइगर मारिया भी अरमान के साथ जाकर खड़े हो गए थे और आस्था अब डर के अरमान की ओर देखने लगी। अरमान का चेहरा इस वक्त बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। अब आस्था को खुद से इस तरह से डरता हुआ देखकर अरमान ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया था। आस्था को एहसास हो गया था कि अरमान इस वक्त अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा है। भले ही अरमान ने उस वक्त येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उसका पत्थर जैसा बदन, उसका लोहे जैसा शरीर उस कुर्ते के अंदर से ही ऐसा लग रहा था बाहर निकलने को तैयार था। तब आस्था ने आगे बढ़कर अरमान का हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अरमान जी प्लीज शांत हो जाए, हमें कुछ नहीं हुआ है और वैसे भी सब ठीक है। वक्त रहते सब पता चल गया है तो क्यों आप इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं और अपना हल्दी का फंक्शन खराब कर रहे हैं। प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को समझाने की कोशिश करने लगती है। वही अरमान ने अपनी आंखें खोलकर एक पल आस्था के खूबसूरत से चेहरे की ओर देखता है, फिर अगले ही पल उसने देव को आवाज लगाई। देव जल्दी ही वहां मौजूद था और अरमान ने देव को इंस्ट्रक्शन दिए कि हल्दी का फंक्शन खत्म होने से पहले पहले वो इस इंसान से मिलना चाहता है जिसने हमारे ही घर में रहकर हल्दी के कटोरे में इस तरह से केमिकल डालने की हिम्मत की है। तब तो प्रियंका और सीमा दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ चुका था और देव ने कह दिया था, फिक्र ना कीजिए बॉस, काम हो जाएगा। ऐसा बोलकर देव जल्दी ही अब सारे सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने लगता है और सीसीटीवी के कमरे में जा पहुंचा था। तब तक नानी माँ और दादाजी ने सबको शांत करते हुए हल्दी का फंक्शन आगे बढ़ाने के लिए कह दिया था। जो हल्दी सही थी, सभी ने अपनी अपनी दुल्हन को वहीं हल्दी लगाई थी और आहान और ध्रुव ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए जल्दी ही एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना वहां प्ले कर दिया था और वह गाना बजने लगा था। गाना बजते ही आस्था से अब रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि आस्था को तो डांस करना बेहद पसंद था। ये बात हालांकि अरमान को नहीं पता थी, लेकिन अब जिस तरह से गाना बजा, अरमान जो कि उस वक्त आस्था का हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था, गाना बजते ही ध्रुव और आहान तो कूदने लगे। अब आस्था भी खुद को रोक नहीं पाए। अरमान का हाथ छुड़ाकर जल्दी से वह डांस करने की स्टेज पर जा पहुंची थी और आहान और ध्रुव के साथ मिलकर पूरी तरह से एंजॉय करने लगी थी, हल्ला गुल्ला काटने लगी थी। अब अरमान गुस्से से अपने उस हाथ को देख रहा था जिस हाथ को आस्था अभी छुड़ा कर गई थी और उसके बाद घूर कर वह आहान और ध्रुव और साथ आस्था को, जो कि वहां डांस कर रही थी, उन्हें देख रहा था। लेकिन आस्था उसे वक्त अपना लहंगा गोल गोल खूबसूरती से घुमा घुमा कर डांस कर रही थी और पीछे बड़ा ही खूबसूरत सा गाना बज रहा था। आस्था बेफिक्र होकर डांस करने लगी थी और नानी माँ आस्था को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। सभी लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अरमान बड़ी ही इंटेंस नजरों से कभी अपने उसे हाथ को देख रहा था जो आस्था छुड़ाकर डांस करने के लिए गई थी, तो कभी वह आस्था को डांस करते हुए देख रहा था और सब बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अब अरमान के लिए वहां रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था और अचानक से वो अपनी जगह से उठता है। वही मारिया और टाइगर ने अरमान को इस तरह से उठते हुए देख लिया था। हालांकि वह दोनों अलग अलग स्टेज पर बैठे हुए थे, लेकिन अरमान जिस तरह से उठा था वह दोनों भी उठकर अरमान की ठीक पीछे पीछे जाने लगते हैं और सभी हैरानी से अब उन तीनों को देखने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त कोई और भी था जो कि आस्था को ही देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौड़ था, जो कि अरमान से मिलने के लिए उसके मेंशन में आया था और मेंशन में अंदर जाने से पहले खूबसूरत गार्डन ही पड़ता था, तो वह सीधा गार्डन में ही चला गया था। और जैसे उसने वहां पर आस्था को डांस करते हुए देखा तो उसकी हैरानी की कोई ठिकाना नहीं था। वो पागलों की तरह पूरे शहर में आस्था को ढूंढ रहा था, लेकिन आस्था यहाँ अरमान के मेंशन में मिली तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। और अब अबीर सिंह राठौड़ को लगा कि जरूर आस्था अरमान सिंघानिया के इस फंक्शन में या हल्दी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए आई होगी, क्योंकि वहां पर प्रियंका भी मौजूद थी। कहीं ना कहीं अबीर सिंह राठौड़ को यही लगा था कि जरूर आस्था यहाँ पर फंक्शन अटेंड करने के लिए आई होगी। अब तो अबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह अब बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ठीक आस्था की तरफ बढ़ने लगता है। वही आस्था इस बात से बेखबर डांस करने और गाना गाने में बिजी थी और जल्दी ही अरमान सिंघानिया आस्था के करीब जा पहुंचा था, लेकिन इससे पहले कि वह आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता, ठीक उसी वक्त अबीर सिंह राठौड़ ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और आस्था सीधा अबीर के सीने से जा लगती है। अब जैसे ही अरमान ने ये देखा
तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी सांसें किसी ने छीन ली हो। अबीर सिंह राठौर का एक हाथ आस्था की कमर पर था और एक हाथ से उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आस्था के चेहरे पर अभी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे लगा था कि अरमान उसके पास आ गया है और अरमान ने उसे अपनी तरफ खींचा है। लेकिन अब पूरी पार्टी में एकदम सन्नाटा सा पसर चुका था। इतना ही नहीं, सभी लोग एकदम शांत होकर अबीर सिंह राठौर को देख रहे थे। सब मारिया, टाइगर, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, सबकी आंखों में इस वक्त अबीर सिंह राठौर के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा नजर आ रहा था। और अरमान सिंघानिया तो ऐसा लग रहा था मानो कि उसने ये क्या देख लिया हो। एक पल में ही अरमान को ऐसा लगा मानो कि आस्था को उससे कोई दूर लेकर जा रहा है। जिस तरह से उसकी माँ वसुंधरा देवी अमरीश रायचंद के साथ चली गई थी, उसी तरह से आस्था अबीर के साथ चली जाएगी कहीं ना कहीं। अरमान के दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें चलने लगी थी। वही आस्था अब हैरान हो गई, क्या अचानक से सभी लोग एकदम से चुप कैसे हो गए। अच्छा खासा गाना चल रहा था, अब कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो इसीलिए जैसे उसने अब अपना छोटा सा सर ऊपर कर देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो अबीर सिंह राठौर को देख रही थी, वैसे वैसे उसके जिस्म का रुंगटा खड़ा होने लगा था। अबीर सिंह राठौर एक बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आस्था को देख रहा था। लेकिन अबीर सिंह राठौर का चेहरा देखने के बाद आस्था एक झटके से उससे अलग हो गई थी और फिर उसने फटाफट से अरमान की ओर देखती हैं। और अरमान को अपने सामने देखकर आस्था ने तुरंत दौड़ लगा देती हैं और अरमान के सीने से जा लगती हैं। उसने अरमान को बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। वही अरमान की नजरें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही जाकर ठहर गई थी जब अबीर सिंह राठौर ने आस्था का एक हाथ पकड़ा था और साथ ही साथ उसकी कमर पर हाथ रखा था। ये सीन अरमान सिंघानिया की नजरों से जा ही नहीं रहा था। वहीं अब अबीर सिंह राठौर ने जैसे ये देखा कि आस्था ने अरमान को गले से लगा लिया है, तो गुस्से से उसकी नसें तन गई थी और वह घुरकर आस्था को देखने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता, टाइगर, सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान सबने अपनी अपनी बंदूक निकालकर अबीर सिंह राठौर के माथे से लगा दी थी। और अबीर सिंह राठौर सबको हैरानी से देखने लगता है। वही रौनक ने जैसे ही आहान के हाथों में बंदूक देखी तो उसकी तो सिटी गुम हो गई थी। आहान को तो वो अभी तक एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा जो कि घर का छोटा बच्चा था, थोड़ा फनी टाइप का था, वही समझ रही थी। लेकिन आज आहान के हाथों में इस तरह से बंदूक देखकर, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रौनक को काफी अजीब लगा था। तभी मामले के नजाकत को समझते हुए दादाजी तुरंत तेज आवाज में बोलते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारी बहू को हाथ लगाने की? अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अबीर के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों के ही एक्सप्रेशन आ गए थे और वह सवालिया नजरों से दादाजी की ओर देखकर बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आस्था है, यह आपकी बहू कैसे हो सकती है? तब दादाजी बोले, ये डिसाइड करने वाला तू कौन होता है कि यह हमारी बहू है या नहीं है? हमने कहा ना ये हमारी बहू है। आस्था, अरमान सिंघानिया। अब तो अबीर ने जैसे ही यह सुना उसे ऐसा लगा मानो कि उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। ये खबर तो वह किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि आस्था की शादी हो गई है और उसका दिल एक ही पल में 1000 टुकड़ों में बिखर चुका था। वही रौनक अबीर को देखकर पूरी तरह से कश्मकश का शिकार हो गई थी क्योंकि अबीर ने जिस तरह से कॉलेज में जाकर पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब आस्था कॉलेज नहीं आई तो उसने कॉलेज पर ही केस कर दिया। फिर आस्था को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया और किसने किसी बहाने से आस्था के करीब रहना चाहा, तो अब रौनक ने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू कर दिया था और उसे समझने देर नहीं लगी कि अबीर सिंह राठौर आस्था में किस तरह से इंटरेस्टेड है। अब आस्था जो कि इस वक्त अरमान के सीने से लगी हुई पूरी तरह से कांप रही थी। अरमान ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। अरमान के मुंह से अभी एक भी शब्द नहीं निकला था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी हो रही थी मानो कि अभी सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। तब अबीर सिंह राठौर आकाश, सुमित, टाइगर, मारिया, ध्रुव, आहान को एक एक नजर देखता हुआ अरमान सिंघानिया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। वही वो सब अरमान के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि अरमान सिंघानिया जैसे ये बोलेगा कि अबीर सिंह राठौर को मार दो तो इस वक्त उसकी जान ले लेंगे। लेकिन अभी तक अरमान ने ना तो कोई इशारा किया था और ना ही कोई उन्हें सिग्नल दिया था, तो इसीलिए वह उसकी तरफ बंदूक तानकर खड़े हुए थे। तब अरमान को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि इस वक्त आस्था कितनी ज्यादा घबराई हुई है, उसके सीने से लगी हुई कांप रही है, तब अरमान ने अपना एक हाथ उसके सर पर रखते हुए उसे शांत होने के लिए कहने लगा। साथ ही साथ अरमान की नज़र जैसे ही राधिका, रश्मि, रौनक, नानी माँ इन सब पर गई तो एक पल के लिए अरमान ने गहरी लंबी सांस ली और थोड़ी सी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मारिया इन सबको लेकर अंदर जाओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, मारिया ने बिना देरी किए अपनी बंदूक को वापस से पॉकेट में रखती हैं और नानी माँ समेत सभी लेडीज को लेकर घर के अंदर चली गई थी।
दादाजी भी उनके साथ थे और आंखों ही आंखों में वह वहां से जाने से पहले अरमान को ठंडा रहने के लिए बोल गए थे, ताकि अरमान गुस्से में कोई भी गलत डिसीजन ना लें। तभी अबीर सिंह राठौड़ आस्था की पीठ को देख रहा था, क्योंकि आस्था ने अपना सर पूरी तरह से अरमान के चौड़े सीने में छुपाया हुआ था और अबीर सिंह राठौड़ बार बार उसकी तरफ बड़े ही पागलों की तरह देख रहा था। अब जैसे ही अबीर सिंह राठौड़ आस्था को अरमान के सामने इस तरह से घूर कर देख रहा था, तो अरमान का पारा बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कैसा फील कर रहा है और कितना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तब अरमान ने जैसे ही अब अबीर को इस तरह से अपनी खूबसूरत बीवी आस्था को देखते हुए पाया, अब वो खुद पर से कंट्रोल खो बैठा और अपना एक हाथ जो उसने आस्था के सर पर रखा था और एक हाथ से उसने तुरंत अबीर की गर्दन दबोच ली थी। अबीर अपने कितने सारे सिक्योरिटी सर्कल के साथ वहां आया था, लेकिन अब क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ को खुद अरमान के आदमियों ने गन पॉइंट पर ले रखा था, तो उसके किसी भी सिक्योरिटी गार्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे जा सके। लेकिन अजीत थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आगे आता है और घबराकर बोलता है, मिस्टर सिंघानिया प्लीज एक बार बॉस को छोड़ दीजिए और बात सुन लीजिए। मिस्टर सिंघानिया प्लीज ठंडे दिमाग से काम लीजिए, हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं प्लीज। मिस्टर सिंघानिया से कहकर अजीत अब अरमान को शांत होने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी आकाश अजीत की ओर देखकर बिना एक्सप्रेशन से बोलता है, जस्ट स्टे अवे अजित गोयनका ऑथराइज्ड फ्री फंड में मारे जाओगे। अब जैसे ही आकाश ने बड़े ही कोल्ड वॉइस में ये कहा, अजीत की तो रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी दौड़ गई थी और वह जल्दी से 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था। लेकिन अजीत की आंखों में अरमान से रिक्वेस्ट थी, वह रिक्वेस्ट करके उसे अब रोकना चाहता था। तभी अबीर ने अरमान का हाथ अपने गले से पकड़ हटा दिया था और सर्द आवाज में आस्था की ओर देखकर बोलता, ये अबीर सिंह राठौर की बटरफ्लाई है, मैं प्यार करता हूं इससे, और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। अब जैसे ही अबीर ने सीधे सीधे अरमान के सामने और बाकी सबके सामने आस्था से प्यार का इजहार किया, सबके खून में आग लग गई थी और ध्रुवाहान गुस्से से चिल्लाते हैं, अबीर सिंह राठौर खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से हमारी भाभी का नाम लिया तो हम तुझे यही जिंदा गाड़ देंगे। आस्था के कानों में सबकी आवाज पड़ी रही थी, लेकिन वह इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपना छोटा सा सर निकालकर सबको देख सके या फिर सबको सच्चाई बता सके। वही अरमान सिंघानिया अचानक खुद को संभालते हुए कोल्ड करके डैमविल स्माइल अपने चेहरे पर लाकर नफरत भरे शब्दों में बोलता है, अच्छा तो तुम अरमान सिंघानिया की बीवी आस्था सिंघानिया से मोहब्बत करते हो। अबीर सिंह राठौर मेरी बीवी से मोहब्बत करने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया। हाँ, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की मेरी बीवी से मोहब्बत करते हुए तुम यहाँ तक आ पहुंचे। अबीर सिंह राठौर, तुमने आज जिंदगी की अपनी बहुत बड़ी गलती की है और आई एम मेक श्योर कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती हो, क्योंकि आज के बाद कुछ और गलती करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अब अबीर तो उस वक्त वैसे ही टूटा हुआ था और अरमान की बातें सुनकर उसके दिल दिमाग में आग लग गई थी और वह कोल्ड एक्सप्रेशन में बोला, अपनी हद मेरा अरमान सिंघानिया, तुमने मुझसे हमारी जमीन छीन ली, लेकिन बात यहाँ जमीन की नहीं प्यार की है और आस्था सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब आस्था के लिए चुप रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और अचानक उसने अबीर की तरफ अपना मुंह करके कहना शुरू कर दिया, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं प्रोफेसर, अपनी हद में रहिए से हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अबीर ऐसा हो गया था मानो कि उसकी तो दुनिया ही लूट गई हो और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। तब अबीर अपने चेहरे पर एक टूटी फूटी से स्माइल लाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, ये तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। वैसे भी अरमान सिंघानिया कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। तुम फिक्र मत करो आस्था, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा, तुम्हें किसी से डरने के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही अबीर ने एक और कोशिश की आस्था को तो ऐसा लग रहा था कि अबीर राठौर पूरी तरह से पागल हो गया हो। तब आस्था इरिटेट होते हुए कहती हैं, आप क्या बकवास पर बकवास किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा ना कि हमें हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप ऐसे कैसे हमारे सामने खड़े होकर हमारे पति के बारे में बातें कर सकते हैं, जाइए यहाँ से। तब अबीर सिंह राठौर पूछता है, अगर तुम पहले से शादीशुदा थी तो जब तुम मुझसे मिलने रेस्टोरेंट में आई थी तब मुझे क्यों नहीं बताया। अब जैसे ही अबीर ने एक और बम ब्लास्ट किया, अरमान की तो हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि गुजरा हुआ वक्त एक बार फिर दोहराया जा रहा हो। फ्लैशबैक जिस तरह से उसका पिता अभिमान सूर्यवंशी उसकी मां से सवाल किया करते थे, क्योंकि वसुंधरा देवी जब से अमरेश रायचंद के प्यार गिरफ्त में आई थी तब से हर रोज पार्टी करना, घूमने फिरना, होटल में जाना उसके लिए आम हो चुका था। कभी भी वो घर पर शाम को खाना नहीं खाया करती थी, क्योंकि वह ऑलरेडी अमरेश रायचंद के साथ बाहर से ही डिनर वगैरह करके आया करती थी।
प्रेजेंट और वही अरमान को तो आज खुद को थका हुआ से महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसकी बीवी अबीर सिंह राठौर के साथ रेस्टोरेंट में मिलने गई थी और उसे इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई भनक ही नहीं लगी थी। अब तो अरमान का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। उसके लिए वहां खड़े रहना बेहद मुश्किल हो चुका था। अरमान ने एक नज़र अपने सभी दोस्तों भाइयों पर डालता है और आस्था का हाथ पकड़ कर लगभग घसीटते हुए वो उसे मेंशन के अंदर लेकर जाने लगा। वही आस्था अब अरमान के पीछे पीछे बोलती हुई जा रही थी। अरमान जी, हमारी बात सुनिए, आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। हमें नहीं पता कि कब ये हमसे प्यार करने लगे हैं। ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आए थे और इस वक्त उन्होंने हमें प्रपोज किया था, लेकिन हमने इन्हें साफ साफ मना कर दिया था। हमारी बात सुनिए अरमान जी प्लीज, आप कुछ गलत मत सोचिए। कहीं ना कहीं आस्था अरमान का पूरा पास जान चुकी थी और यह भी जान चुकी थी कि एक छोटे से बच्चों को अपनी माँ से कितनी ज्यादा नफरत थी और उस नफरत की वजह थी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन अब अरमान इस वक्त मानसिक स्थिति देखकर आस्था इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा चुकी थी कि शायद अरमान अब इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा। अरमान को देखकर आस्था को इस वक्त बेहद डर लग रहा था। इतना ही नहीं, अरमान आस्था को लगभग घसीटते हुए उसके अपने कमरे की ओर लेकर जाने लगता है और वह सीढ़ी ऊपर से लगभग घसीटते आस्था को लेकर जा रहा था। पीछे से नानी माँ, दादाजी, रौनक, रश्मि, साथ साथ राधिका भी अरमान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सब नाकाम थे। और तभी सीढ़ियों पर जाते हुए अरमान ने केवल एक नज़र भरकर ही उन सब की ओर देखा था और सबके सब डर से पीछे हटकर खड़े हो गए थे। अरमान की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। उसके कानों में बार बार अबीर सिंह राठौर की बात ही गूंज रही थी कि उसकी बीवी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में गई थी। अरमान जल्दी ही आस्था को अपने कमरे में ले आया था और कमरे में लाकर अचानक से उसने आस्था के खूबसूरत से लहंगे को बड़ी ही बेदर्दी से फाड़कर अलग कर दिया था और उसे बिल्कुल नेकेड बाथरूम के शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। और जिस जगह से अबीर सिंह राठौर ने आस्था के कमर को छुआ था उसके हाथ को छुआ था। अरमान बड़ी ही बुरी तरह से आस्था को वहां से मसल कर नहलाने लगता है। आस्था की स्किन में अब दर्द होने लगा और वो अरमान को रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन अरमान के सर पर ना जाने कैसा जुनून सवार था कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फटाफट से कितनी देर तक आस्था की नाजुक खूबसूरत सी कमर को बेदर्दी से रगड़ने के बाद, उसके हाथों को बेदर्दी से रगड़ने के बाद अरमान ने उसके चेहरे को बुरी तरह से रगड़ दिया था। अरमान के लोहे हथौड़े जैसे हाथ आस्था के नाजुक नाजुक बदन पर जहां जहां पड़ रहे थे वहां वहां उसे गहरा जख्म और निशान दे रहे थे। लेकिन अरमान तो इस वक्त उसके सर पर कुछ अलग की तरह की धुन सवार थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि इस वक्त वह अपने धुन में आस्था को कितनी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वही आस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था तो रोते हुए उसने अपने दोनों हाथों को अरमान के सामने जोड़ते लिए और कांपती हुई आवाज में बोली, हमारी बात सुन लीजिए मिस्टर सिंघानिया, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुक जाइए, हमें दर्द हो रहा है। अब जैसे ही आस्था की इस तरह की टूटी हुई आवाज अरमान के कानों पर पड़ी, अचानक ही उसने आंखें खोलकर आस्था की ओर देखता है और आस्था की कमर जो कि एकदम पूरी तरह से लाल हो चुकी थी अरमान के ज्यादा रगड़ने की वजह से, आस्था इस वक्त बेहद दर्द में थी और उसके पूरे चेहरे पर दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अरमान ने उस पल अपने आप को देखता है और आस्था को बाथरूम में छोड़कर वह वहां से बाहर चला जाता है और आस्था अब बुरी तरह से रोने लगती है। वहीं दूसरे ओर अबीर सिंह राठौर पूरी तरह से टूटा हुआ था। आकाश ने अबीर की ओर देखते हुए कहता है, तूने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इस तरह से आस्था पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अबीर सिंह राठौर आकाश की ओर देखकर बोलता है, जुबान संभाल कर बात करो आकाश, वह मेरी मोहब्बत है। मुझे नहीं पता था कि आस्था की शादी अरमान सिंघानिया से हुई है, और वैसे भी मैं तो यहाँ अरमान सिंघानिया की कंट्रोवर्सी न्यूज उस लड़की प्रियंका के साथ देखकर यहाँ आया था ताकि उसके ब्लैकमेल करके अपनी जमीन अपने नाम करवा सकूं। लेकिन अब यहाँ तो मेरी ही दुनिया उजड़ गई है। तब सुमित धमकाते हुए बोलता है, अपनी हद में रहो अबीर सिंह राठौर, जब तुम्हें ये पता चल चुका है कि वह आस्था अरमान सिंघानिया है, फिर तुम उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। अगर तुमने अब एक भी शब्द और बोला तो हम सारे के सारे गोलियां तुम्हारी भेजे में डाल देंगे। तब अबीर सिंह राठौर बड़े ही टूटी हुई जुबान में बोला, अब मरे हुए को क्या मारोगे तुम, लेकिन हाँ एक बात कह देना, अरमान सिंघानिया से आस्था सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि आस्था की आंखों में मैंने अरमान सिंघानिया के लिए प्यार नहीं सिर्फ और सिर्फ डर देखा है। प्यार वो सिर्फ मुझे करेगी। ये सब कहते हुए अबीर सिंह राठौर उन सबको एकदम बेवकूफ दिखाई दे रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह कितनी बेशर्मी से आस्था को अपना कह रहा था। तब अचानक आहान ने अपनी बंदूक की नली पूरी अबीर सिंह राठौर के माथे के बीच लगा दी थी और गुस्से से दंदनाते हुए बोला, आकाश भाई बस एक बार हुक्म कीजिए, मैं अभी सारे के सारे गोलियां के भेजे में उतार देना चाहता हूँ।
मेरे भाई के प्यार पर नजर डालेगा। हाँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त सभी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन तभी टाइगर वहां आते हुए बोला, अंडरस्कोकिंग का ऑर्डर है, इसे जाने दो। अब सबके सब ये सुनकर सब चौंक गए थे। लेकिन अगर अरमान ने इस बात का ऑर्डर दिया था कि अभी अबीर सिंह राठौर की जान लेनी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अबीर को वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब सब एक दूसरे की शक्ल को हैरानी से देखने लगे कि आखिरकार अरमान सिंघानिया अपने दुश्मन को इस तरह से कैसे जाने दे सकता था, और वह भी वह दुश्मन जिसने उसकी प्यारी खूबसूरत बीवी आस्था पर नजर डाली थी, अरमान मोहब्बत पर नजर डाली थी। कहीं ना कहीं इस वक्त सभी लोग एक दूसरे की ओर कंफ्यूजन से देख रहे थे। वही सबका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। अबीर सिंह राठौर अब जल्दी ही अपने पूरे काफिले के साथ वहां से जाने लगा, और पीछे मुड़कर वह सिंघानिया मेंशन को इस उम्मीद से देख रहा था कि शायद एक झलक आस्था की उसे देखने को मिल जाए। और वह सभी के सभी अब बेहद गुस्से में थे, क्योंकि अबीर सिंह राठौर को इस तरह से छोड़ना उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। वही अरमान अब जल्दी ही अपने ही फ्लो के अंधेरे कमरे में चला गया था, जहां पर वह अपने बचपन में जाया करता था। वहां जाकर अरमान सिंघानिया ने जल्दी एक हंटर अपने हाथों में थाम लिया था और खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। रह रहकर अबीर सिंह राठौर के बातें, साथ ही साथ अबीर को जो उसने बाथरूम में तकलीफ दी, वो उसकी आंखों के सामने आने लगा था। वही आस्था कितनी ही देर तक रोने बाद कपड़े चेंज करके जैसे ही बाहर आती है, उसने यहाँ वहां झांक कर बाहर आकर अच्छी तरह से चारों तरफ देखती है। उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आस्था जल्द से जल्द अरमान से मिलकर उसे सारा सच बताना चाहती थी कि किस तरह से अबीर सिंह राठौर उनके कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया था, और वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज से केस वापस लेने की बात कहने के लिए उसे मिलने गई थी, वरना वो तो उसे ठीक से जानती तक नहीं है। लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तब आस्था सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांक कर देखती है। उसने देखा कि आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, रश्मि, राधिका, मारिया, टाइगर, दादाजी, नानी माँ, प्रियंका, सिमा, साथ ही साथ उसके मामा जी सभी के सभी सिंघानिया मेंशन के हॉल में बैठे हुए थे। लेकिन वहां अरमान वहां नहीं था। आस्था चारों तरफ अच्छे से देखने लगती है, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त सबके चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए थे, और सबको कहीं ना कहीं लग रहा था कि आस्था ने इस तरह से अरमान सिंह राठौर से और रेस्टोरेंट में मिलकर बहुत बड़ी गलती की है। आस्था को इस तरह से अबीर राठौर से मिलना नहीं चाहिए था। वहीं प्रियंका को अब आस्था के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का मौका मिल चुका था, और वह क्योंकि सबके साथ उस वक्त वहां मौजूद थे। तो प्रियंका ताना मारते हुए बोली, दादी माँ, देखा आपने, आपकी लाडली ने ये क्या कर दिया। अरे, जब आपकी लाडली की शादी ऑलरेडी अरमान सिंघानिया से हो गई थी, तो उसे क्या जरूरत थी उसे अबीर सिंह राठौर से मिलने की। हाँ, इसने तो आज हमारी नाक ही कटवा दी है। अरे, मैं तो कहती हूँ दो चांटे मारो आस्था को, और आप आस्था को लेकर वापस गांव में चले जाओ। कम से कम इस तरह से यहाँ इस शहर में हमारी बेइज्जती तो नहीं करवाएगी। अब जैसे ही प्रियंका ने इस तरह से सीधे सीधे आस्था के कैरेक्टर उंगली उठाई, नानी माँ उसे घूर कर देखने लगती है। क्योंकि भले ही अबीर सिंह राठौर ये कह रहा हो कि आस्था उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन आस्था कभी कोई गलती नहीं कर सकती थी। नानी माँ इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तभी आहान प्रियंका को घूरकर बोलता है, जबान संभाल कर बात कीजिए। प्रियंका जी, आप हमारी भाभी के बारे में बात कर रही हैं, और हमारी भाभी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक को वाकई अच्छा लगता है, और उस वक्त प्रियंका की माँ सीमा चुप नहीं रह पाई, फूंस लाते हुए और बोलती है, माफ करना बेटा जी, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटे शहरों के लिए मामूली गवार लड़कियां जो होती है ना, ये पैसों की चमक धमक में सब कुछ खो बैठती है, और इसीलिए जब जमाई जी ने शुरू में उसे प्यार नहीं किया, तो वो प्यार ढूंढने के लिए अबीर सिंह राठौर के पास चली गई होगी। लेकिन खैर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर उससे माफी मंगवा लूंगी। अब जैसे ही सीमा ने ये कहा, नानी माँ का दिल किया कि उठे और एक चांटा सीमा के मुंह पर खींच कर दे मारे, लेकिन इस वक्त नानी माँ खामोश थी, क्योंकि वह खुद इस बात के बारे में जानना चाहती थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि आस्था को खुद अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए जाना पड़ा। वहीं रौनक अब कश्मकश का शिकार थी। क्या वो इन लोगों के सामने सारा सच बता दें, क्योंकि आस्था अकेले वहां नहीं गई थी। लेकिन वो सब उसकी बातों पर यकीन क्यों करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो सब आस्था को गलत समझ रहे थे, वह भी तो सही नहीं था। इसीलिए रौनक रश्मि के पास आकर बोली, रश्मि दीदी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन रश्मि जिसके ढेर सारे सपने थे, उसका पूरा का पूरा हल्दी का फंक्शन पूरी तरह से खराब हो चुका था, और साथ ही साथ आस्था पर इस तरह का इल्जाम उसे और भी ज्यादा तोड़ गया था। रश्मि खुद डरी हुई थी। अबीर वही इंसान था जिसने उनके सामने एक आदमी को गोली मारी थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आस्था उससे मिलने क्यों गई थी, तो इसीलिए वह किसी से कोई बात नहीं कर रही थी।
जब रौनक ने रश्मि से बात करने की कोशिश की तब रौनक को इस तरह से आहान ने रश्मि के साथ खुसर पुसर करते हुए देख लिया था और वह घूरकर रौनक को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ फालतू लोगों का कोई काम नहीं होना चाहिए, तो जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं वो सभी अपने कमरे में यहाँ से चल जाए या सीधा सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल जाए। आहान ने जैसे ही नफरत से रौनक की ओर देखकर यह बोलता है। रौनक को तो ऐसा लगा किसी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया हो, क्योंकि अपनी इतनी बेइज्जती हो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और आहान की बात सुनकर प्रियंका के भी खून में आग लग गई थी, लेकिन फिलहाल वो इस मेंशन से बाहर नहीं जाना चाहते थी, इसीलिए वो जल्दी ही अपने कमरे में चल गई थी। उसके पीछे पीछे उसके माँ बाप भी चले गए थे। अब रौनक को आहान तब तक घूरता रहा जब तक कि रौनक अपने कमरे में नहीं चली गई। हालांकि रौनक वहां रुककर सच बताना चाहती थी, लेकिन किसी उसे वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वह किसी से कुछ बोल ही नहीं पाती है और वह भी सीधा अपने कमरे में चले गए थी। और वही रश्मि की आंखों में इस वक्त आंसू बह निकले थे। तब दादाजी ने मारिया को ऑर्डर दिया था कि वो सब बच्चों को लेकर कमरे में चले जाएं। और राधिका, रश्मि, मारिया वह भी सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। अब हॉल में केवल नानी माँ और सारे जेंट्स मौजूद थे, यानी कि ध्रुव, आकाश, सुमित, आहान और दादाजी देव टाइगर हॉल में मौजूद थे। बाकी सब लेडीज अब अपने कमरे में चली गई थी, सिर्फ नानी माँ को छोड़कर। तब नानी माँ मौका देखकर दादाजी से बोलती हैं, जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है भाई साहब, हमारी आस्था ऐसी नहीं है। वो इस तरह से भला अबीर सिंह राठौर से मिलने क्यों जाएगी, जरूर कुछ ना कुछ बात है, प्लीज आप मेरी आस्था पर भरोसा बनाए रखना। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, दादाजी एक हल्की मुस्कान से बोले, बहन जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम आस्था बेटी को अच्छी तरह से जानते हैं, आपको हमें उसके लिए कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अभी फिलहाल तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त अरमान कैसा है, क्योंकि अरमान को इस वक्त संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहीं ना कहीं दादाजी कहीं खो गए थे। दादाजी को भी इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अरमान इस बात को अपनी ईगो पर ना ले ले। और जिस तरह से अभिमान और उसकी माँ वसुंधरा का रिश्ता खत्म हुआ था, कहीं इस तरह से आस्था अरमान का रिश्ता ना खत्म हो जाए, क्योंकि अरमान कितना ज्यादा सेंसिटिव था और उसने अपने बचपन से क्या कुछ सहा था। ये बात दादाजी अच्छी तरह से जानते थे। इनफैक्ट अरमान के दर्द एक एक पल के वो गवाह थे, एक पल के वह साक्षी थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अब बुरी तरह से हड़बड़ी हर एक कमरे में दौड़ दौड़ कर अरमान को ढूंढ जा रही थी, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इन द लास्ट, जैसे ही वह जिम वाले रूम की तरफ गई, वहां भी उसे अरमान दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिम के अंदर एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। आस्था को नहीं पता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसने जिम का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उसे कमरे में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। आस्था इस बात के लिए 100% श्योर थी और जैसे उसने जिम वाले रूम के फ्लोर पर अपने कान रखकर आवाजें सुनने की कोशिश की तो उसे इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया था कि आवाज कहां से आ रही है। और वह फटाफट से तहखाने में जाने का रास्ता ढूंढने लगती है और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बड़ी सी फोटो पर उसकी नजर आ गई थी और जैसे उसने उसे फोटो को छुआ, तुरंत ही एक सीढ़ियां नजर आने लगती है। और आस्था फटाफट से दौड़कर उन सीढ़ियों पर पागलों की तरह दौड़कर नीचे गई थी। हालांकि आस्था ने वह सीढ़ियां पहली बार देखी थी, लेकिन वह जल्द से जल्द अरमान तक पहुंच जाना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसके सिक्स सेंस यही कह रही थी कि अरमान सिंघानिया इस वक्त अकेला और इस वक्त उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि आस्था के पेट में कमर में खुद दर्द हो रहा था, लेकिन फिलहाल वह अरमान से मिलना चाहती थी और से सारा सच बताना चाहती थी। आस्था जैसे ही दौड़ती भागती बदहवास हालत में सीढ़ियों से नीचे गई तो उसकी उसकी सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे हो गई थी। उसकी आंखों ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। उसने देखा कि अरमान सिंघानिया ने ऊपर से बिल्कुल नेकेड था और उसने एक बड़ा ही बड़ा सा हंटर अपने हाथ में लिया हुआ था और अपनी खुली नंगी पीठ पर मार रहा था, जिससे अरमान के चेहरे पर, अरमान के पूरे शरीर पर कितने ही सारे निशान बन चुके थे और वहां से खून निकलना शुरू हो रहा था। आस्था ने जैसे ही अरमान की हालत देखी, उसका दिल पूरी तरह से दहल गया था। और जल्दी से दौड़कर वो अरमान रोकते हुए बोली, नहीं अरमान जी नहीं। ऐसा बोलकर जाकर उसने अरमान को पीछे से कसकर गले से लगा लिया था। वही अरमान जो कि हंटर अपनी पीठ पर बरसा रहा था। जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ कि आस्था उसे गले से लगा लिया है, तब उसकी पकड़ उस हंटर पर कस गई थी। लेकिन और वह थोड़े कोल्ड वॉइस में बोला, आस्था हमसे दूर हो जाए, हमने आपको तकलीफ दी है, मुझे खुद को सजा देने दीजिए। अब तो आस्था और ज्यादा तड़प गई थी और उसकी पीठ से हटकर वह सीधा कर उसके सीने से जा लगी थी और अरमान की ओर देखकर बोली थी, नहीं प्लीज 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 अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, अरमान जी प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। हम आपको इस तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते अरमान जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए।
आप गलत समझ रहे हैं, हमारा अबीर से कोई लेना देना नहीं है। तो अचानक से अरमान अपने इंडेक्स फिंगर को अपने होठों पर रखकर श श श आस्था की आवाज़ मुंह से नहीं निकाली। प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ खुद को ये तकलीफ देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। ऐसा बोलकर अरमान ने अपना सर अचानक आस्था के कंधे पर रख दिया और कब उसकी आंखें बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा, क्योंकि अरमान ने लगातार खुद को कितनी ही ज़्यादा तकलीफ दी थी। और अब अरमान के इस तरह से बेहोश होने पर आस्था के हाथ पांव फूल गए थे और वो जोरों चिंग पड़ी थी। अरमान जी प्लीज उठिए, अरमान जी प्लीज उठिए। आस्था की चीखने की आवाज़ें जल्दी ही पूरे मेंशन में गूंज रही थी। मारिया, टाइगर, साथ ही साथ सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान सभी दौड़कर अब जिम रूम में पहुंचते हैं और तहखाना के बारे में उन सभी को अच्छी तरह से पता था और सभी जल्दी पलक झपकते ही वहां मौजूद थे। आस्था अरमान ने को गले से लगाए हुए बड़ी बुरी तरह से चीखते हुए रो रही थी। जल्दी उन्होंने आस्था को शांत रहने के लिए कहा था और अरमान को लेकर सीधा मिनी हॉस्पिटल में आ गए। डॉक्टर की टीम पहले से ही वहां मौजूद थे और जल्दी ही अरमान का इलाज किया जाने लगा था और आस्था का रो रोकर बहुत बुरा हाल था। सभी घर की लेडी से भी मिनी हॉस्पिटल के बाहर ही जमा हो गई थी। आस्था नानी माँ उसे शांत होने के लिए कह रही थी और बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा, तेरे पति को तो शांत हो जा मेरे बच्चे। लेकिन आस्था जितना अरमान के बारे में सोचती उतना और ज्यादा रोने लगती है। तभी प्रियंका खुद को रोक नहीं पाती है और तेवर चढ़ाते हुए बोली, अब रोने से क्या फायदा, तुम्हें इस बात का एहसास तो तब होना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से अरमान सिंघानिया को धोखा नहीं देना चाहिए था। आस्था तूने बहुत बड़ी गलती की है। आस्था उसे वक्त किसी को कोई जवाब या सवाल किसी की फिजूल बातें सुनने या देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उसके आंसू रुक ही नहीं रख रहे थे। अपने पति को ऐसे देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। तभी नानी माँ प्रियंका को घूरते हुए बोली, अपनी हद में रहे प्रियंका, और अगर किसी के दुख में साथ नहीं दे सकती है तो चुपचाप करके खड़ी रहो या फिर चली जाए यहाँ से। ऐसा बोलकर नानी माँ प्रियंका को डांटने लगती थी। तब सीमा जी बीच आ गया और रूखी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन इस तरह से मेरी बेटी की जुबान बंद करने से भला क्या होगा। सब लोग तो ऐसी बात को बोलेंगे ना कि आपकी प्यारी नातिन ने किस तरह से अपने पति को धोखा दिया है। क्या इसको शोभा देता है इतने बड़े घर की बहू होने के बाद अपने पति को धोखा देना। आप इस तरह से मेरी प्रियंका को डांट डांट कर उसकी आवाज को खामोश नहीं कर सकती है। वहीं अब सीमा ने जैसे ही जली कटी बातें की, सब घूर कर दोनों माँ बेटी को देख रहे थे कि किस तरह से दोनों माँ बेटी आग घी डालने का काम कर रहे थी। लेकिन अरमान सिंघानिया जो कि उस वक्त बेहोश था, उसके कानों में भी उन दोनों माँ बेटी की आवाजें जा रही थी और बेहोशी की हालत में भी उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करके रखा हुआ था। और वह तब डॉक्टर जल्दी से बाहर आ गए और वार्निंग देते हुए बोले, प्लीज कृपया करके शांत हो जाए, आप लोगों के इस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाजें अंदर बॉस यानी पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज बिल्कुल भी कुछ भी मत बोलिए, अगर ऐसा हुआ तो सर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, दादाजी ने तुरंत प्रियंका और सीमा से वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। तब सीमा आखिरी बार एक बात और बोलती है कि सच बोलने का तो आजकल जमाना ही नहीं है, कहते हुए जल्दी ही अपनी बेटी का हाथ कर वहां से दूसरे कमरे में चले गई थी। वहीं रौनक अभी अपने कमरे में थी, वो इधर उधर टहल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को क्या जवाब दे, क्योंकि आहान ने उसे सबके सामने पराया कहा था और उसे उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया था। लेकिन अब आस्था की जो सिचुएशन थी, जो हालत थी, तो उसे जल्द से जल्द ये सारी बातें दादाजी को बतानी थी ताकि कोई आस्था को गलत ना समझे। लेकिन फिलहाल तो सभी अरमान के इस तरह से बेहोश होने पर, बीमार होने पर काफी ज्यादा परेशान थे। तो अब जल्दी से रौनक भी अब अरमान के होश में आने का इंतजार करने लगे थी। रौनक ने डिसाइड किया था कि वो सारा सच अरमान को बताएगी ताकि अरमान और आस्था के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक सभी लोग एक साथ मिनी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहे और वो दोनों माँ बेटी, प्रियंका उसकी माँ, आराम से कमरे में बैठकर राजेश से मंगवा कर अच्छे अच्छे पकवान और नाश्ते कर रही थी। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। बीच बीच में वह झांक कर बाहर की ओर देख ली थी कि अरमान को होश आया नहीं आया है। उसके बाद फिर से अपने खाने पीने में बिजी हो जाते। मनोज जी ऑलरेडी वहां से चले गए थे, लेकिन वह दोनों माँ बेटी की शादी के नाम पर वहीं डेरा जमा कर बैठ चुकी थी। वेल, तकरीबन कितनी देर के बाद अरमान को होश आया और जब उसे होश आया उसने देखा कि उसका हाथ इस वक्त आस्था की गिरफ्त में था। अरमान कितनी देर तक आस्था के खूबसूरत प्यार चेहरे को देखता रहा और फिर उसके बाद उसकी नजरें बाकी सब पर गई। सभी अरमान को देख रहे थे, सभी की आंखों में अरमान के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी।
प्रियंका और उसके माँ सीमा जी को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि अरमान को होश आ गया है, तो फटाफट से वह दोनों माँ बेटी मिनी हॉस्पिटल में जमा हो गई थी। सभी को प्रियंका और उसकी माँ का वहां होना बहुत ज्यादा खटक रहा था, लेकिन फिलहाल अरमान की सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें कोई कुछ रोक नहीं सकता था और सबका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अरमान पर था। तभी अरमान दादाजी की ओर देखकर बोलता है, आप क्यों परेशान होते हैं दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हाल बना लिया है आपने अपना दादाजी से अरमान ने जैसे ही यह पूछा, अचानक दादाजी की आंखें भर आती हैं। थोड़ी देर पहले उनका पूरा सिंघानिया मेंशन हंसी खुशी हंसी माहौल था, एक दूसरे के प्यार से खिल हुए थे। लेकिन एकदम से है सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया था, तो इसीलिए दादाजी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अरमान को एक अच्छा माहौल देना चाहते थे। अरमान के आसपास टूटा हुआ ब्रोकन माहौल में नहीं देना चाहते थे। तभी नानी माँ ने तुरंत अरमान के सर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं, मेरे बच्चे अब कैसे तबीयत है आपकी, आप ठीक तो है ना दामाद जी। अब जैसे ही नानी माँ ने ये पूछा, अरमान ने इशारों से हाँ बता दिया था। लेकिन तभी सीमा जी बोलने लगी, अरे मम्मी जी, क्या आप बेचारे दामाद जी को परेशान कर रही है। अरे जिनकी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलेगी तो भला वह इंसान कैसे होंगे। अब जैसे ही सीमा जी ने ये कहा, सभी लोग घूरकर सीमा जी की ओर देखने लगते हैं। टाइगर तो सीमा को ऐसा देख रहा था मानो कि आंखों ही आंखों में जलाकर उसे अभी और इसी वक्त खत्म कर देगा। वही आस्था तो बस उसे वक्त अरमान के पास बैठे बैठे रो जा रही थी, उसके मुंह से तो कुछ शब्द निकल ही नहीं रहा था। तभी नानी माँ सीमा की ओर देखकर बोली, सीमा कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ और खड़ी रहो। तब सीमा चुप होते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मम्मी जी, आप मुझे तो चुप कर ही देंगे, लेकिन जमाने को क्या कहेंगे, जिनके मुंह इस बात के बारे में खुलेगा कि आखिरकार आपकी ये लाडली पोती उस मुझे से मिलने के लिए क्यों गई थी। अब अरमान के लिए ये सब सुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था, और उसने केवल एक नज़र भर के सीमा जी की ओर देखा, और सीमा को ऐसा लगा मानो कि उसके पूरे जिस्म को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया हो। उसके जिस्म के हिस्से में एक अजीब सा दर्द उठ गया था, और उसके बाद वह अरमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती है। तभी नानी माँ अरमान की ओर देखकर बोलती हैं, बेटा आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको तो यकीन है ना मेरी गौरी पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए प्लीज। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था की ओर से अरमान को सफाई देने लगी थी। तभी अरमान बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अरमान सिंघानिया की बीवी के बारे में कुछ भी भला बुरा बोले। अरमान भले ही थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोल रहा था, लेकिन उसका इस तरह से बोलना प्रियंका को काफी हद तक डरा गया था। प्रियंका ने आंखों ही आंखों में अपनी माँ की ओर देखा था, और दोनों माँ बेटी चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई थी। वही आस्था कंटिन्यूअस अरमान की ओर देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, क्योंकि अरमान को उसे पर यकीन था ये बात ही उसके लिए बहुत थी। तभी प्रियंका की माँ सीमा खुद को रोक नहीं पाती है फिर से, और थोड़ी सी टूटी फूटी लेकिन बड़े ही हल्की जुबान में बोलती हैं, आखिरकार वह लड़का था कौन, और उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से भरी महफिल में हमारी आस्था बिटिया के बारे में इस तरह की बातें करने की। एक बार फिर जैसे ही प्रियंका की माँ ने तंज किया, सब घुरकर उनकी ओर देखने लगे थे। आहान और ध्रुव के तो खून में आग लगने लगी थी कि ये दोनों माँ बेटी कितनी ज्यादा बदतमीज है, कोई मौका नहीं छोड़ रही है बिल्कुल भी तंज करने का। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज गूंजती है। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रौनक की थी, और वह बोली, मैं बताती हूँ आंटी आपको। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आस्था का ध्यान तो उसे वक्त सिर्फ अरमान पर था। वह ना किसी की बात सुन रही थी, ना किसी को देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ अरमान को देखे जा रही थी। अरमान भी कंटिन्यूअस आस्था को ही देख रहा था। आस्था के आंसू उसके दिल में दर्द दे रहे थे। हालांकि अरमान ने खुद को हर्ट इसलिए किया था क्योंकि उसने बाथरूम में आस्था की कमर को कुछ ज्यादा ही रगड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी कमर छिल गई थी, लाल हो गई थी। लेकिन अभी का उसकी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करना उसे बहुत ही ज्यादा अंदर चिढ़ रहा था। इनफैक्ट उसके खून पूरी तरह से उबल रहा था, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया बैठा हुआ था। लेकिन क्योंकि अगर अरमान सिंघानिया इस वक्त प्यार में नहीं होता तो अब तक अबीर सिंह राठौर के इतने टुकड़े कर चुका होता कि उसके टुकड़े भी मिलने मुश्किल हो जाते। अब जैसे ही रौनक की आवाज वहां आई, सब रौनक की तरफ देखने लगे थे। तब दादा की रौनक के पास गए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बिटिया आप कहना क्या चाहती है, और आपको कैसे पता अबीर के बारे में। तब रौनक ने कहना शुरू कर दिया, एक्चुअली दादाजी हुआ ये था कि इस तरह अबीर सिंह राठौर सह प्रोफेसर हमारे कॉलेज में आया था, और उसे वक्त आस्था ने कुछ क्लासेस मिस कर दी थी, जिसकी वजह से उसने पूरे कॉलेज पर केस कर दिया था। और तब प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करने पर हम लोग अबीर सिंह राठौर से केस वापस लेने की रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे। और दादाजी उसे वक्त में भी आस्था के साथ गई थी, और हम केवल 5 मिनट ही अबीर सिंह राठौर से मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वह केस वापस ले ले।
क्योंकि कॉलेज में बच्चों के फ्यूचर का सवाल था और आस्था नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कभी किसी फ्यूचर खराब हो। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, प्रियंका और उसकी माँ का तो चेहरा बिगड़ गया था, लेकिन अरमान के चेहरे का रंग बदलने लगा था और वह मन ही मन में सोचने लगा, इतना सब कुछ हो गया और उसे पता भी नहीं चला। और उसने घूरकर टाइगर की ओर देखा। टाइगर ने वह अपना सर झुका लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि रौनक किस दिन की बात कर रही है। जिस दिन आस्था कॉलेज से गायब हुई थी, यह उसी दिन की बात है। एक पल में ही अरमान का दिल पूरी तरह से हल्का फुल्का सा हो गया था। उसके दिल पर जो एक बहुत बड़ा सा बोझ था वो उतर गया था। तभी रौनक के इस तरह से क्लैरिफिकेशन देने पर नानी माँ ने तुरंत जाकर रौनक को गले से लगा लेती है और आंखों में आंसू लिए बोलती है, मेरी बच्ची, मैं जानती थी कि मेरी आस्था कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने सारी सच्चाई बता दी। मेरी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नानी माँ घूरकर प्रियंका और सीमा को देखने लगी थी, जिनके लिए वहां खड़े रहना बेहद मुश्किल हो चुका था, और दोनों माँ बेटी जल्दी ही वहां से खिसक गई थी। अब आहान भी रौनक की ओर देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा सा दांत भींचता हुआ रौनक की तरफ बढ़ा और उसके बाजू को कसकर पकड़कर वह उसे वहां से बाहर ले आया था। क्योंकि रौनक सबसे लास्ट में खड़ी थी, तो किसी ने उन्हें नहीं देखा था, और आहान रौनक की बाजू को एक बार फिर पकड़कर उसकी ओर देखकर पूछता है, अच्छा, अगर तुम पहले से ही सारा सच जानती थी तो क्या पहले नहीं बता सकती थी? तुमने इतना टाइम क्यों लगाया सच बताने में? हाँ बोलो, जवाब दो मुझे। अब जैसे ही आहान ने ये बोला, रौनक ने तुरंत एक झटके से अपनी बाजू को उसके हाथों से छुड़ा लिया था और उसके और गुस्से से घूरकर देखते हुए बोली, अच्छा, मैं तो पराई हूं ना? मेरा तो उसे वक्त तुम्हें वहां खड़े रहना भी पसंद नहीं था। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने खुद ही मुझे वहां से जाने के लिए कहा था? और मैं उस वक्त सच बताने वाली थी, समझे तुम? लेकिन तुमने तो मुझे बोल दिया था कि मैं बाहर की हूँ और मैं यहाँ इस तरह से यहाँ नहीं रह सकती हूँ। ऐसा बोलकर रौनक आहान को घूरने लगती है। अब आहान को तुरंत अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था, क्योंकि उसी ने सबको वहां से जाने के लिए कहा था कि जो कोई बाहरी लोग हैं हमारे फैमिली मैटर से दूर रहे, यहाँ से चल जाए। तब आहान ने अचानक अपने हाथों का मुट्ठी कसकर बंद करके एक घुसा दीवार पर दे मारता है। एक पल को रौनक आहान के इस तरह के एक्शन से डर गई थी, और अगले ही पल खुद को बिल्कुल स्टेबल खड़ा करके जवाब देती है, देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं रश्मि दीदी की शादी होते ही यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम्हें अपनी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आहान के दिल में कुछ अजीब सा हुआ था। हाँ, वह नहीं चाहता था कि रौनक वहां रहे, लेकिन रौनक का इस तरह से कहना कि वह कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी, आहान के दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। वह फीलिंग क्या थी वो समझ नहीं पाया था, लेकिन तब तक रौनक वहां से चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अब सारा सच सच लोगों के सामने था। कहीं ना कहीं जिसके मन में भी थोड़ा बहुत आस्था को लेकर किसी तरह का कोई शक था, वह सब कब दूर हो चुका था। अब कोई किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था। और तभी रश्मि आस्था के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती हुई अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि उस वक्त वह सिचुएशन समझ चुकी थी कि इस वक्त अरमान और आस्था को अकेला छोड़ देना चाहिए। प्रियंका, उसकी माँ, तो पहले ही वहां से चली गई थी। नानी माँ ने भी एक नज़र दादाजी की ओर देखा और फिर अरमान को देखकर बोली, बेटा आप आराम करो, हम तब तक आपके लिए अच्छा सा सूप बनाकर लेकर आते हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बोलकर नानी माँ भी जल्दी ही वहां से जाने लगती हैं। एक एक करके सभी वहां से चले गए थे। वहीं टाइगर इस वक्त बेहद गुस्से में था और सीधा जिम रूम में जाकर वो खुद को तकलीफ देने लगता है। मारिया अभी उसी वक्त उसके साथ मौजूद थी और सपाट चेहरे से उसे देख रही थी, क्योंकि टाइगर का इस तरह से खुद को तकलीफ देना बनता था। भला उसकी आंखों के सामने इस तरह से एक क्वीन अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए चली गई, और उन्हें कानों कान इस बात की भनक भी नहीं हुई। इतना ही नहीं, अबीर सिंह राठौर आस्था के कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन हो गया, ये बात भी उन्हें बिल्कुल पता नहीं चली। तो कहीं ना कहीं अरमान की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, और उस चूक से आस्था के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब रहकर उन्हें कहीं ना कहीं खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। अब आस्था अरमान एक साथ अकेले थी और आस्था कंटिन्यूअस अरमान का हाथ पकड़े हुए रोए जा रही थी। अब क्योंकि सबके जाने के बाद अरमान एकदम से उठता है और आस्था के आंखों के आंसू पोंछते हुए बोलता है, अगली बार आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आफत। तब आस्था भीगी आंखों से अरमान की ओर देखकर बोली, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम किसी और के साथ थे? हाँ, आखिर कर आप ऐसा कुछ भी कैसे सोच सकते हैं? और आपने खुद को इतनी तकलीफ दी, क्या आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? आस्था अपनी भीगी आंखों से अरमान की ओर देखते हुए सवाल और शिकायत कर रही थी। और उस वक्त अरमान को आस्था इस तरह से शिकायत करती हुई बड़ी ही प्यारी लग रही थी। कितने हक से आस्था बोल रही थी और किस तरह से वह अपनी मोहब्बत का अरमान को यकीन दिला रही थी। अब अरमान खुद को रोक नहीं पाया
और थोड़ा सा झुकते हुए आस्था के होठों को चूम कर बोलता है, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है आफत। अगली बार ये मत समझिएगा कि मैं आप पर भरोसा नहीं करता हूँ। ये जो मैंने खुद को तकलीफ दिया, यह मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं आपकी सही से रक्षा नहीं कर पाया, आपको दूसरों के लोगों की नजरों से बचा नहीं पाया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था चौंक गई थी कि भला उसे किसी से बचने की क्या जरूरत थी। आस्था को समझ नहीं आया कि वो उसे वक्त अरमान को क्या जवाब दे। लेकिन फिलहाल अरमान की कंडीशन ऐस बड़ी ही नहीं थी। आस्था उसके साथ ज्यादा किसी बात पर आर्गुमेंट नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए आस्था चुपचाप करके बैठी रही। और फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, हम आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आते हैं, वैसे भी नानी माँ सूप बनाने के लिए गई है, मैं एक बार चेक करके आती हूँ कि सूप बनाया नहीं बना है। ऐसा बोलकर आस्था जैसे ही जाने लगी, अरमान ने उसका हाथ पकड़ कर उसे खींच लिया था। अब आस्था उसके सीने से जा लगी और अरमान का एक हाथ जैसे ही आस्था के कमर पर रखा, और अचानक अरमान के हाथ रखते ही आस्था के मुंह से शीशी की आवाज निकल गई थी और उसकी आंखें हल्के से बंद थी। अब अरमान को तुरंत ही एहसास हुआ कि आस्था की कमर को उसने बड़ी ही बेदर्दी से बाथरूम में रगड़ा था। इनफैक्ट उसे काफी तकलीफ दी थी, शायद इसी वजह से आस्था को लग गई थी। अब अरमान ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऐसा लग रहा था मानो कि आस्था के दर्द को वो खुद अपने जिस्म पर महसूस कर रहा हो। आस्था अरमान को इस तरह से आंखें बंद किए हुए देखकर बताती है, नहीं नहीं अरमान जी, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है, ये तो बस ऐसे ही है। और हाँ, हम अभी सूप बनाने के लिए जा रहे हैं, आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आप इतना क्यों घबरा जाते हैं बार बार। हाँ, डोंट वरी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आस्था जिसे चतर पटर बोलने की आदत थी, अब जैसे ही उसने एक बार फिर से अपनी बातें करना शुरू की, अरमान को वाकई हंसी आ गई थी। वो सोच रहा था जिसके खौफ से डर भी कांपते हो उसकी आफत वाइफ उसे कह रही थी कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या उसे यह नहीं पता कि अरमान सिंघानिया उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इतना ही नहीं, किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहेगा, उसे कभी भी उससे दूर जाने नहीं देगा। तब अरमान को हंसते हुए देखकर आस्था ने मुंह बना लिया था और चिढ़कर बोलती है, क्या हुआ, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम सच्ची कह रहे हैं, हम सच्ची आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी अरमान ने आस्था पकड़कर उसे अपने ठीक बराबर में बिठा लिया था और उसके कंधे पर हल्का सा पुश करते हुए बोला, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है आफत, और मैं यहाँ इस मिनी हॉस्पिटल में बोर हो रहा हूँ, मुझे मेरे रूम में लेकर चलो। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वो इनकार करते हुए बोली, शायद अब भूल रही है कि अपने आप कितना ज्यादा हट किया है, और आप इस तरह से कमरे में कैसे जा सकते हैं, शायद डॉक्टर इस बात की परमिशन ना दें। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, अरमान सिंघानिया को किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अरमान सिंघानिया डिसीजन लेता है, परमिशन दूसरे लेते हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था केवल सपाट चेहरे से अरमान को देखते रही। कहीं ना कहीं अरमान का इतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस होना, इतना ज्यादा ओवर बातें करना आस्था को थोड़ा अजीब भी लगा करता था। लेकिन अभी उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जल्दी ही अरमान ने टाइगर पुकारा अंडरस्को, और टाइगर पलक झपकते ही अरमान के सामने मौजूद था। अपने आप को हट करने के बाद टाइगर एक बार फिर मिनी हॉस्पिटल के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया था कि ना जाने कब उसके किंग को उसकी जरूरत पड़ सके। अब जैसे ही अरमान ने टाइगर की ओर देखा और उसके शरीर पर जो चोटें दिखाई दे रही थी उन्हें देखा, तो वह समझ चुका था कि इस वक्त टाइगर ने खुद को हट किया है। तब अरमान ने टाइगर की ओर देखकर कहता है, मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो। इतना कहते ही टाइगर तुरंत आगे बढ़ा और अरमान को सहारा देकर लेकर जाने लगता है। हालांकि खुद वह जख्मी हुआ पड़ा था, लेकिन उस वक्त उसे अरमान की बात माननी थी, तो जल्दी ही वो अरमान को लेकर कमरे में जाने लगा था। वहीं मरिया सपाट चेहरे के साथ टाइगर के शरीर पर लगे जख्मों को देख रही थी, क्योंकि टाइगर ने जो टी शर्ट पहनी थी उसमें से ब्लड के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह गहरे रंग की टी शर्ट थी, लेकिन टाइगर के जिस्म के जख्म उसमें से शो हो रहे थे। जल्दी ही आस्था अरमान के साथ साथ कमरे में आ गई थी, और टाइगर जैसे ही कमरे से बाहर गया, मारिया कुछ मेडिसिन के साथ उसका इंतजार कर रही थी। टाइगर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और शर्ट उतार कर जल्दी ही वह मरिया के सामने बैठ चुका था। और मरिया ने अच्छे से टाइगर के जख्मों को क्लीन करके ड्रेसिंग की थी और उसके घाव पर दवाया मेडिसिन अप्लाई कर दी थी। वेल वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त अपने बेडरूम में था और आस्था उसके साथ थी। तभी बेडरूम में आते ही अरमान ने एक पल आस्था की ओर देखा और अगले ही पल बोला पड़ा, अपने कपड़े उतारो। अभी जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो सोचने लगी कि यह क्या कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो, जबकि अभी इन्हें तो काफी ज्यादा जख्म लगे हैं। इन सब जख्मों में भी क्या इन्हें मेरे कपड़े उतरवाने की पड़ी है। कहीं ना कहीं आस्था के दिलो दिमाग में कितने ही सारे सवाल जवाब चलने लगे थे। तभी अरमान आस्था को इस तरह से सोचते हुए देखकर बोलता है कि आपको सुनाई नहीं दिया, वाइफी अपने कपड़े उतारो।
अब अरमान की बात सुनकर आस्था ने जल्दी ही अपना सूट उतारना शुरू कर दिया था और सूट उतार कर उसने अपनी गहरी घनी पलकों से अरमान की ओर देखा, क्योंकि आस्था समझ नहीं पा रही थी कि अरमान सिचुएशन में करना क्या चाह रहा है। आस्था ने अपने शरीर के कुछ अंगों को अपने हाथों से कवर करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अरमान के सामने कितनी बार बिल्कुल नेकेड सिचुएशन में थी, लेकिन अब आस्था को इस वक्त काफी ऑकवर्ड सा लग रहा था। वही अरमान ने ध्यान से आस्था को देखा और बोलता है कि अब पलट जाओ। आस्था पलट गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि आस्था कोई रोबोट हो और अरमान उसे अपने हिसाब से चला रहा हो। अरमान ने बोला पलटो तो वह पलट जाती है। अरमान ने बोला कपड़े उतार तो वो उतार देती है। तभी अरमान ने आस्था को अपने करीब बुलाया था। आस्था आंखों में कितने ही सार सवालों के साथ अरमान के पास जाने लगती है। तभी अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपने पास बेड पर लेटा दिया था। अब आस्था हैरान हो गई और थोड़ा सा धीमी आवाज में बोली, अरमान जी आपकी क्या कर रहे हैं? आप ही कंडीशन ठीक नहीं है, आपको काफी जख्म लगे हैं, आप प्लीज आप इस तरह से मत कीजिए। तभी अरमान ने अपनी इंडेक्स फिंगर को आस्था के होठों पर रखते हुए बोला कि तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले ही पल उसने अरमान ने आस्था की पीठ को सहलाने शुरू कर दिया था और जहां पर उसने आस्था को जख्म दिए थे वहां पर मरहम लगाना शुरू कर दिया था। अब तो आस्था, जो कि थोड़ी देर पहले इसके दिमाग में कितनी सारी उल्टी सीधी बातें चल रही थी, एकदम से ही सारी बातों पर विराम लग चुका था और आस्था अब शर्मिंदा सी हो गई थी कि वो अपने पति को कितना ज्यादा गलत समझ रही थी। लेकिन फिलहाल अरमान की इस हरकत से आस्था के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसका दिल चाहा कि इस वक्त वह अरमान को बहुत सारा प्यार करें। आस्था को मुस्कुराते हुए अरमान देख चुका था और बड़े ही सॉफ्टली और जेंटली में जख्मों पर मरहम अप्लाई कर रहा था। आस्था को ब्लड तो नहीं निकला था, लेकिन उसकी स्किन जरूरत से ज्यादा ही लाल हो चुकी थी। ऊपर से आस्था एकदम बेदाग और सफेद थी, जिस पर हल्का सी रेडनेस ज्यादा दिखाई दे रही थी, मानो कि कितना ज्यादा उसको लग गया हो। जल्दी ही अरमान ने आस्था को हाथ पर उसकी कमर पर पेट पर अच्छे से दवाई लगा दी थी और उसके बाद उसने अपनी एक हल्की सी शर्ट पहनने को दे दी थी ताकि उसके जख्मों पर जो दवाई लगी है उस पर उसके कपड़े ना लगे। जल्दी आस्था ने अरमान की शर्ट पहना लिया था। उसमें वो बड़ी प्यारी सी लग रही थी, एकदम बेबी डॉल की तरह। अरमान ने आस्था को अपने बेहद पास बैठा रखा था। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरमान आस्था की और अपने बीच में किसी को भी पसंद नहीं किया करता था। लेकिन जब दरवाजे पर नानी माँ की आवाज सुनाई दी तब आस्था चहकने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है नानी माँ आई है, हम दरवाजा खोल कर आते हैं। तब अरमान ने आस्था का हाथ पकड़े पकड़े ही बोलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल सकता है। और अगले ही पल अरमान ने रिमोट के थ्रू दरवाजा खोल दिया था और नानी माँ हैरानी से दरवाजा खुलते हुए देख रही थी। एक पल को थोड़ा सा वह डर भी गई थी, क्योंकि नानी माँ के मन में भूत प्रेत और छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही उनका दिमाग चलने लगता है। अब दरवाजा खुलने पर नानी माँ जल्दी से अपना थूक निगलते हुए अंदर आ गई थी। उनके हाथ में सूप की ट्रे थी। क्योंकि नानी माँ चाहती तो राजेश के हाथों भी सूप भेज सकती थी, लेकिन जिस तरह से हल्दी में केमिकल डाला गया था तो उसके बाद वह किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, स्पेशली आस्था अरमान की सेफ्टी को लेकर। इसीलिए खुद ही वो सूप लेकर उन दोनों के पास आती है। और जैसे ही नानी माँ ने आस्था को इस तरह से अरमान की शर्ट में देखा, नानी माँ मन ही मन में मुस्कुराने लगी थी और थोड़ा सा शर्माते हुए अरमान की और देखकर बोलती हैं, दामाद जी हम आपके लिए सूप लेकर आए थे, तो आप थोड़ा सा खा लीजिए। वही आस्था भी थोड़ा सा शर्माने लगी थी और रिस्पेक्ट से बोली, नानी माँ प्लीज आप क्यों खड़ी है, आइए ना बैठिए। तब नानी माँ सिचुएशन को देखते हुए, नहीं बेटा तुम दामाद जी को फटाफट से सूप पिलाओ और तब तक मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। वैसे भी आज इतना सब कुछ हो गया है तो मैं जो मुझे काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही, हम जाकर अपने कमरे में आराम करते हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था ने अपनी पलकें झपका कर उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी और नानी माँ मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी को पल्लू मुंह में डालकर जल्दी ही वहां से चली गई थी। तब अरमान नानी माँ को जाते हुए हैरानी से देखकर बोलता है, ये तुम्हारी नानी माँ के साथ कुछ मसाला है क्या? जब देखो अजीब अजीब सी शक्लें बनाते रहती है। हालांकि शक्ल तो अजीब अजीब सी आस्था भी बनाती थी, लेकिन आस्था तो अरमान को क्यूट लगा करती थी, लेकिन नानी माँ का इस तरह से अजीब अजीब से शक्ल बनाना अरमान को हैरान कर गया था। तब आस्था तुरंत भड़कते हुए बोली कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी नानी माँ के बारे में बातें कर रहे हैं, और नानी माँ हमारी ऐसी वैसी शक्ल क्यों बनाएंगी? इतनी प्यारी तो है वह। तब अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था। वह समझ चुका था कि नानी माँ के बारे में आस्था से कुछ भी बातें करना बिल्कुल पूरी तरह से वेस्ट है, तो इसीलिए उसने अब कुछ नहीं बोला और जल्दी ही अरमान ने आस्था के हाथों से सूप पीना शुरू कर दिया था। आस्था ने अरमान को अच्छे से सूप पिलाकर उसके फेस को अपने ही दुपट्टे से क्लीन किया और उसके बाद आस्था अरमान के पास बैठकर उसके सर पर हल्की हल्की मसाज देने लगती हैं।
ताकि अरमान को थोड़ा बेटर फील हो और वह एक सुकून की नींद सो जाए। और आस्था के ऐसा करने के केवल कुछ ही देर बाद अरमान के सोने की आवाज़ें से सुनाई देने लगी थी। आस्था ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अरमान की ओर देखा। अरमान ने आस्था को बेहद कसकर पकड़कर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ी सी भी अपनी पकड़ ढीली करेगा तो आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। अरमान को देखकर वो सोच रही थी, आखिरकार क्यों इन्होंने अपनी जिंदगी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है? क्यों ये अपनी जिंदगी नॉर्मल हंसी खुशी नहीं जी सकते हैं? क्यों इतना गुस्सा है इनके अंदर? लेकिन हमारा नाम भी आस्था है और हम उनकी जिंदगी से सभी दुख दर्द गम को बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक देंगे और इन्हें इतना प्यार करेंगे कि यह कभी भी उनकी जिंदगी में दर्द नहीं आएगा। ये कहते हुए आस्था ने सोते हुए अरमान के माथे को चूम लिया था। हालांकि आस्था भले ही मन मन में ये बातें बोल रही थी, लेकिन अरमान को एहसास था कि आस्था इस वक्त क्या कर रहे हैं। वेल, अब आस्था जो अरमान की शर्ट में थी, उसने सबसे पहले अरमान को थोड़ा सीधा करके आराम से तकिया लगा कर लेटा दिया था और फिर अपना कुर्ती चेंज किया, क्योंकि इस वक्त वह घर वालों के पास जाकर देखना चाहते थी कि सब ठीक है या नहीं है, या फिर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था ये काफी ज्यादा बड़ा था। आस्था जल्दी ही सूट पहनकर जल्दी ही नीचे जाने लगी। हालांकि काफी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका मन किया कि एक बार जाकर वह देख आए। और जैसे ही हो बाहर गई उसने देखा कि सभी के सभी लोग इस वक्त हॉल में जमा थे। आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। काफी रात हो चुकी थी, तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे बज रहा होंगे। अब आस्था जल्दी नीचे गई और उन सबके सामने जाकर पूछती है, क्या हुआ आप सब लोग इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है ना? आप सब लोग सो क्यों नहीं रहे हैं? अब जैसे ही आस्था ने ये कहा सभी बारी बारी से आस्था को देखने लगते हैं। आकाश, रश्मि, ध्रुव, आहान, रौनक, प्रियंका, नानी माँ, दादी जी, सुमित, राधिका, वो सब उस वक्त वहीं मौजूद थे। और आस्था को वहां देखकर दादाजी ने सवाल करना शुरू कर दिया था, क्या बात है बेटा? क्या अरमान ठीक तो है ना? क्या वो सो गया है? उसके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना उसको? ये कहते हुए दादाजी का गला भर आया था। तब आस्था ने तुरंत दादाजी के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया और दिलासा देते हुए बोलती हैं, आप क्यों परेशान होते हैं दादाजी? अरमान जी बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज परेशान मत होइए। और अभी वो सो रहे हैं, जितना सोएंगे उतना उन्हें आराम मिलेगा। कहीं ना कहीं इस वक्त कोई अरमान के बारे में सारा सच नहीं जानता था। उनके मन में ढेर सारे सवाल थे कि आखिरकार अरमान ने खुद को इस तरह से हट क्यों किया। लेकिन आस्था तो पहले से ही सारा सच जानती थी। आस्था को बहुत पहले जब वसुंधरा रघुवंशी मेंशन आई थी, उस वक्त आस्था ने उनकी एक एक बातों को सुन लिया था और किस तरह से वसुंधरा एक मासूम बच्चों को मारा करती थी, उसे मासूम बच्चों के जख्मी दिल को जख्मी दिया करती थी। ये सारी बातें अब आस्था के सामने फ्लैशबैक, एक 6 से 7 साल का बच्चा जिसने अपने आप को बुरी तरह से जानवरों से भी ज्यादा बदतर तरीके से पीटा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर डॉक्टर नर्स पूरी तरह से कांप उठे थे। छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा लहूलुहान होने के बाद भी बड़ा ही अजीब सा मुस्कुरा रहा था। ये बात सभी को डरा गई थी। एंड आज कहीं ना कहीं दादाजी को अरमान की वह झलक दिखाई दी थी। भले ही अरमान ने अपनी जुबान से किसी को कुछ ना कहा हो, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था मानो कि पूरी की पूरी कहानी बयां कर रहा हो। अब दादाजी को भी आस्था के लिए डर लगने लगा था। हालांकि आस्था एक मासूम बच्ची थी, ये बात तो सबके सामने साबित भी हो चुकी थी। और वैसे भी दादाजी को तो कभी आस्था पर शक था ही नहीं, लेकिन अब वाकई उन्हें आस्था के लिए डर लग रहा था। दादाजी सोच रहे थे कहीं आस्था को अरमान की जिंदगी में लाकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कि अरमान की मोहब्बत में आस्था के साथ गलत तो ना कर बैठे, क्योंकि अरमान अपनी जुनून में ना जाने अब किस हद तक जाएगा। वेल, कितनी सारी उधेड़बुन के साथ दादाजी सोचते रहे, फिर जाकर उन्होंने डिसीजन लिया कि वह अरमान को प्यार से समझाएंगे और उसके पास से उभरने के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। और साफ साफ इस बात का यकीन दिलाएंगे कि आस्था उससे बहुत प्यार करती है, तो वह बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर परेशान ना हो। कहीं ना कहीं दादाजी इस वक्त सोच रहे थे अंडस को, और जल्दी ही अपनी कुछ मेडिसिन लेकर वह भी गहरी नींद में सो गए थे। वेल, पूरा का पूरे सिंघानिया मैंशन में एक सन्नाटा से पसर चुका था, लेकिन कोई था जो अभी भी जाग रहा था। वह कोई और नहीं, वह थी राधिका, जो कि सिंघानिया आने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। जैसे जैसे उसकी सगाई हुई, साथ साथ सुमित से आज सुमित का नाम की उसको हल्दी लगी, तो राधिका खुश थी। लेकिन आज राधिका की आंखों में कुछ अजीब सा था, क्योंकि सुमित ने उसे एक बार भी ढंग से और प्यार से बात नहीं की थी। सुमित की चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था अंडस को कि सुमित सिर्फ और सिर्फ दबाव में आकर उससे शादी कर रहा है। लेकिन राधिका यह नहीं चाहती थी। राधिका चाहती थी कि सुमित पूरे दिल से उसे प्यार करें, इस तरह से किसी के दबाव में आकर वह उससे शादी ना करें। लेकिन फिलहाल रात के उस पहर राधिका की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। वही सुमित जो कि आकाश, आहान, ध्रुव से मीटिंग करने के बाद
अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था। जब वह राधिका के कमरे के पास से गुजरा तो उसे राधिका की सिसकियां की आवाज सुनाई देती हैं। एक पल को सुमित रुका था। एक पल को उसका दिल किया वह अंदर जाकर राधिका से पूछे कि इस तरह से इस रात को यूं रोने का क्या कारण है। लेकिन दरवाजे के पास जाकर वह रुक गया और अंदर नहीं गया। वही राधिका रोए रो जा रही थी। अब सुमित ने सोचा कि एक बार जाकर देख ही लेता हूँ। आखिरकार इस तरह से रात के वक्त रोने का क्या मतलब है? अगर किसी ने देख लिया तो बेकार में सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए सुमित ने फटाक से दरवाजा खोल दिया था और तुरंत राधिका के सामने जा पहुंचा था। सुमित को अपने सामने देखकर राधिका चौंक गए, लेकिन अगले ही पल सुमित ने राधिका की भी आंखों को देखकर उसकी बाजू को कसकर पकड़ा था और डांटते हुए कहा, ये रात को इस वक्त रोने का क्या मतलब है? हाँ, तुम क्या चाहती हो? पूरा का पूरा सिंघानिया मेंशन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुमसे रात के वक्त इस तरह से रोने की वजह पूछे? वो पब्लिसिटी हासिल करना चाहती हो? ये सब की हमदर्दी चाहती हो? हाँ, देखो इस बेचारी लड़की पर कितने ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता कि इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। कितनी ज्यादा शातिर चाल चली ही तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और हाँ मिस राधिका, एक और बात कान खोल कर सुन लो। भले ही तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बद से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। तुम खुद ब खुद मुझे इस रिश्ते से निकलने की भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ मिस राधिका अग्रवाल, मैं तुम्हें आज़ाद किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें तब तक मौत भी नहीं आ सकेगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। ये कहकर सुमित ने राधिका को बेड पर धक्का दे दिया था और जल्दी ही उसे कमरे से बाहर निकल गया था। राधिका, जो कि पहले ही सुमित की बेरुखी को लेकर रो रही थी, अब तो उसका रोना और भी ज्यादा बढ़ चुका था और अब उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था और जोरों से रोना शुरू कर दिया था। और रोती हुई वह कब सो गई उसे एहसास नहीं रहा। जल्दी ही अगली सुबह हो चुकी थी। अबीर राठौर के मेंशन में इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि अबीर सिंह राठौर ठीक 6 बजे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया करता था, लेकिन आज अबीर सिंह राठौर अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। अजीत बेचैनी से अबीर के कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करें क्या। क्या वो अब अबीर के बारे में उसके पिता को इन्फॉर्म कर दें? क्योंकि उसके पिता की पसंदीदा जमीन जब से उसके हाथ से छीनी गई थी, तब से उसने इस शहर को पूरी तरह से त्याग दिया था और जाकर विदेश में बस गया था। लेकिन अब अबीर की ऐसी हालत देखने के बाद अजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि वो इसके बारे में किसे बताएं। अबीर की माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटा था। वो इस दुनिया में नहीं थी। अबीर के पिता ने ही उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब यहाँ मसला अलग था। अबीर सिंह राठौर को जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी, लेकिन वह मोहब्बत भी पूरी तरह से उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द दे गई थी। अजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करें क्या, इसके बारे में वह किस बताएं। लेकिन रात से जब से सिंघानिया मेंशन से अबीर सिंह राठौर लौटा था, तब से उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था और ना किसी से बात की थी और ना ही किसी से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखा था। अब जब अजीत को वेट करते हुए 7 से 8 बज गए, तब उसका सब जवाब दे गया। इसीलिए अजीत ने जैसे ही दरवाजा खटखटाना के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अबीर ने दरवाजा खोल दिया था और अबीर को एकदम सूट बूट में तैयार देखकर अजीत हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि नया नया दिल टूटा है। शायद अबीर सिंह राठौर अभी मातम मना रहा होगा, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही होगी। लेकिन यहाँ तो अबीर सिंह राठौर एकदम से बिल्कुल तैयार होकर अजीत की आंखों के सामने था। अब अजीत हैरानी से अबीर की ओर देखने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि वह अपने बॉस से पूछे ना पूछे कि वह ठीक है या नहीं है। तब हमेशा की तरह अबीर सिंह राठौर एकदम जोरदार लहजे में बोलता है, या खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आज का क्या शेड्यूल है, जल्दी से मुझे बताओ, और किसके साथ मीटिंग वगैरह है चेक करो। ऐसा बोलकर अबीर सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और ब्रेकफास्ट करने लगा था। अबीर को इतना नॉर्मल बर्ताव करता देखकर अजीत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अजीत, आप पूरी तरह से कसमकश का शिकार हो चुका था कि वह अब आखिरकार अबीर से क्या बात करें, क्या ना करें। क्या उसके बॉस का दिमाग तो नहीं चल गया? जो बॉस एक लड़की के लिए पूरी तरह से पागल था, पूरे शहर को उसने अपने सर पर उठा रखा था। हर जगह वह पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहा था। अब जब से उसे यह पता चला है कि वह लड़की अरमान सिंघानिया की बीवी है, तब से उसका बॉस अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कहीं ना कहीं अजीत तो अब परेशान सा हो गया था। वही अबीर की आवाज उसे सुनाई देती है, मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट से मुझे मीटिंग के शेड्यूल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद मुझे अपनी बटरफ्लाई को देखने भी जाना है। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बॉस इस तरह से, यह जानते हुए भी कि आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है, उससे मिलने की बात कर रहा था। अजीत को अब एक बार फिर से अपने गले पर तलवार लटकती नजर आने लगी थी।
वह सोचने लगा था कि उसका बॉस अपनी बटरफ्लाई के चक्कर में खुद तो मरेगा ही और शायद हमें भी मरवा देगा। वहीं दूसरी ओर अरमान ने 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई थी। वो पूरी रात आस्था को उल्लू की तरह घूरता रहा था। वही आस्था जैसे ही अगली सुबह सोकर उठी तो उसकी नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी तो एकदम से वो डर गई, क्योंकि पूरी रात ना सोने की वजह से ऊपर से अरमान बीमार था, उसकी वजह से उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हुई पड़ी थी। कोई भी नॉर्मल इंसान उसे वक्त अरमान को देख लेता तो पक्का हार्ट अटैक से मर जाता है। अब आस्था डरते उठती हैं और अरमान की ओर देखकर पूछती हैं, अरमान जी यह आपको क्या हुआ है? आप इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हैं? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ना कहीं आस्था की यह बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी अरमान ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद किया और अगले ही पल आस्था की ओर देखकर कहता है, कुछ नहीं, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, शायद इसीलिए। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा कि तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, आस्था कंफ्यूजन से पूछता है, तैयार हो जाओ, लेकिन क्या हम कहीं जा रहे हैं क्या? तब अरमान ने बताया, हाँ आप मेरे साथ ऑफिस चल रही है। अब जैसे ही अरमान ने ये बम ब्लास्ट किया आस्था हैरान हो गई, क्योंकि अरमान की तो तबीयत वैसे ही पहले से खराब थी और वह उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाने की बात कर रहा था। जबकि आस्था ने तो अरमान से बोल दिया था कि जब तक उनकी शादी के फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक अरमान ऑफिस नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो अरमान आस्था को सीधे सीधे कह रहा था कि वह जाकर तैयार हो जाए, वो उसके साथ ऑफिस जाएगी। अब आस्था थोड़ा सा कंफ्यूजन उसकी ओर देखकर बोलती है, लेकिन अरमान जी आपकी तबीयत तो अभी ठीक भी नहीं। बस आस्था ने इतना ही बोला था। तभी अरमान ने आस्था की ओर देखकर बोला, वो मेरा मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा, आप जाइए, जाकर फटाफट से तैयार हो जाए, आपके कपड़े मैंने ऑलरेडी निकाल कर बाथरूम में रख दिए हैं, आप जाकर नहा लीजिए। ऐसे बोलकर अरमान दूसरी तरफ देखने लगता है। वही आस्था तो अब कुछ तो समझ में नहीं आया कि वह करे तो करें क्या। ऐसी हालत में अरमान ऑफिस जाना चाहता था, ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब थी। लेकिन आस्था सोच रही थी कि आखिरकार क्या कहकर इस राक्षस कुमार को मना करें। उसका ये प्रिय पतिदेव तो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि अरमान ऑलरेडी पहले ही यह बात वेरी मच क्लियर कर चुका था कि वह आस्था को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, 24 घंटे उसे अपने आसपास रखेगा। लेकिन आस्था को तो नया नया अरमान से प्यार हुआ था, तो उसे तो अरमान की सारी बातें अच्छी लग रही थी। लेकिन अब अचानक से इतना बीमार होने के बावजूद ऑफिस के लिए कहना आस्था को काफी हैरान कर गया था। लेकिन फिलहाल अरमान की बात मानकर आस्था जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो चुकी थी और अरमान ने आस्था के लिए आज एक पिंक कलर का बड़ा ही खूबसूरत सा अनारकली सूट निकला था। उसे पर हल्का हल्का गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क था जो बेहद खूबसूरत था। आस्था की खूबसूरत उसमें और ज्यादा खिलकर दिखाई दे रही थी। आस्था बड़ी ही प्यारी लग रही थी और जब तक आस्था आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को कोम करती रही थी। अरमान उसे देखता रहा था। अरमान का यूं अजीब अजीब सी नजरों से आस्था को देखना उसे हैरान भी कर रहा था। आस्था जल्दी ही तैयार हो गई थी। उसमें हल्का सा अपनी आंखों में काजल अप्लाई किया था। उसके खूबसूरत लाल होठों को किसी भी तरह की कोई लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं थी। आस्था तैयार होने के बाद अरमान की और मुस्कुराकर देखकर बोलती है, अब आप हमें खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अगर आप हमें लेकर कहीं चल रहे हैं तो आप भी तैयार हो जाए ना। आस्था ने बड़े ही आराम से हल्के फुल्के से शब्द में अरमान को आंसर किया था, क्योंकि अरमान का इस तरह से बार बार उसे घूरना उसे काफी ज्यादा अंदर ही अंदर डरा रहा था। तो इसीलिए वह अरमान के सामने जितना हो सकता था उतना ज्यादा नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। तभी अरमान उठते हुए बोला, आप यही मेरा वेट कीजिए, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया था। वही आस्था ने अरमान के जाने के बाद गहरी गहरी और लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दिया था और वह सोचने लगी थी कि आखिरकार आज अरमान जी का उसे यूं देखना उसे अजीब सा क्यों लग रहा था। वही दूसरी ओर पूरा का पूरा सिंघानिया परिवार, जितने भी लोग इस वक्त सिंघानिया मेंशन में मौजूद थे, सभी के सभी टेबल पर अरमान और आस्था का इंतजार कर रहे थे। वहीं प्रियंका और सीमा इस वक्त दोनों एक साथ अलग बैठी हुई थी। दुनिया भर का खाना, तमाम तरह की डिशेज, अलग अलग तरह की वैरायटी का खाना इस वक्त वहां मौजूद था। सभी बस आस्था और अरमान के आने का इंतजार कर रहे थे। वही सीमा प्रियंका के कानों में बोली, क्या उन लोगों का इंतजार करना जरूरी है? इतना लजीज और खाना देखने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं रुक जाऊं। लेकिन ना जाने आस्था महारानी कहाँ रह गई है। जब तक यह नहीं आएगी तब तक हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तभी नानी माँ उन दोनों को खुसर फुसर करते हुए देख चुकी थी और मन मन में चिढ़ कर रह गई थी और सोचने लगी बस कुछ दिन तक कि अरमान और प्रियंका की शादी का ड्रामा खत्म हो जाए, उसके बाद वो प्रियंका को सही से सबक सिखाएगी। दादाजी ने बारी बारी से सभी को देखा। सभी एक इस वक्त एक साथ बैठे हुए थे। एक तरफ सुमित, राधिका और आकाश, रश्मि, आहान, ध्रुव, प्रियंका, उसकी माँ सीमा, नानी माँ, दादी जी, मारिया, टाइगर, उसे वक्त सभी वहां मौजूद थे। दादाजी मारिया और टाइगर को अपनी फैमिली का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते थे।
वो उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से फैमिली के जैसा ही ट्रीट करते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे मारिया और टाइगर अरमान के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान खुशी खुशी दे भी सकते हैं। वेल, तभी दादाजी ने थोड़े से लो वॉइस में टाइगर की ओर देखकर कहते हैं, टाइगर ये अरमान कहाँ रह गया, देख कर आओ। तभी आहान बोला, लेकिन दादाजी भैया का यहाँ आना जरूरी तो नहीं है, वैसे भी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे लगता है कि हमें उनका नाश्ता उनके कमरे में भिजवा देना चाहिए, उन्होंने आराम करने देना चाहिए। जैसे ही आहान ने ये कहा दादाजी मन ही मन में कुछ सोचने लगे और मन में बोले, अरे बच्चे तुझे क्या बताऊं, अगर अरमान आराम करने वालों में से होता ना होता तो मुझे शायद इतनी परेशानी ना होती। भले ही उसके जिस्म पर कितने ही घाव क्यों ना सही, लेकिन वो काम करने जरूर जाएगा। दादाजी मन मन में सोच रहे थे, तभी सीढ़ियों से आस्था और अरमान के आने की आहट सुनाई देती है और सभी मुड़कर उस ओर देखने लगते हैं। अरमान ने आस्था के जैसे ही ग्रीन सूट पहना था जिसमें वह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपने पूरे जिस्म पर अच्छे से वॉश करके दवाई अप्लाई कर लिया था। हालांकि डॉक्टर ने उसे उसके जख्म भिगाने से मना किया था, लेकिन अरमान किसी की कहाँ सुनने वाला था। डॉक्टर से जल्दी उसने इस मामले में बात कर ली थी और अच्छे से मेडिसिन वगैरह लेने के बाद जल्दी ही सीडीओ के द्वारा वह नीचे आ रहा था। वही आस्था और अरमान दोनों ही एक साथ बड़े ही प्यारे लग रहे थे। वहीं प्रियंका ये देखकर पूरी तरह से चिढ़ गई थी। वही सीमा जी मन ही मन में कोसने लगी, ये गंवार लड़की के क्या ठाट बाट है, देखो तो सही किस तरह से महारानियों की तरह सीडीओ से चलकर आ रही है। वही आस्था बेहद खूबसूरत रही थी, कहीं के महारानी से कम नहीं लग रही थी। उसे वक्त आस्था अरमान वहां आए। दादाजी उन दोनों को देखकर बोले, बहुत अच्छा हुआ बेटा आप दोनों आ गए, आओ फटाफट से नाश्ता कर लो। तभी अरमान ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आंसर किया, नहीं दादाजी हम नाश्ता ऑफिस में कर लेंगे, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही अरमान ने ये कहा सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी नानी माँ तुरंत उठकर अरमान के पास आती है और चिंता करते हुए बोली, लेकिन बेटा आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। दामाद जी आपको इस तरह से ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, आपको घर पर रहकर आराम करना चाहिए। और वैसे भी आस्था बेटी को हल्दी लगी है, इस तरह से उसका घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा अरमान घूरकर नानी माँ को देखने लगा। एक पल को तो अरमान के मन में आया कि नानी माँ को उठाकर वाकई वह जंगल में ही फेंक आए। वेल, अरमान अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाकर बोला, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है नानी माँ, मैं मैनेज कर लूँगा। और आज आस्था मेरे साथ ऑफिस जाएगी। तब नानी माँ ने रोकने की एक और कोशिश की और बोल, लेकिन बेटा मेहंदी का फंक्शन भी तो करना है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा अरमान ने एक नज़र नानी माँ को देखा, उसके बाद वह घूरकर बाकी सबको देखने लगता है। अरमान का घूरना देखकर फिर अगले ही पल आकाश आकर टोकते हुए बोला, नानी माँ मुझे लगता है कि हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, हम शादी के फंक्शन बाद में भी कर सकते हैं, अभी अरमान का ठीक होना जरूरी है। तभी अरमान बोलता है, नहीं नहीं, शादी अपने इस टाइम पर होगी जो टाइम रखा गया है, और मेहंदी का फंक्शन कल शाम को होगा। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वही टाइगर और मारिया एक झटके से खड़े हो गए थे, फटाफट से अरमान और आस्था के साथ जाने लगे थे। सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान चारों ने एक दूसरे की ओर देखते हैं, कहीं ना कहीं जो वो सोच रहे थे उनकी बात सच होती नजर आ रही थी। जल्द है अरमान आस्था को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था। आस्था तो वैसे ही अरमान के साथ 24 घंटे रहना चाहती थी, उसके आसपास रहना उसे बेहद पसंद था, लेकिन ना जाने क्यों आज अरमान के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वेल, जल्दी ही अरमान ने तिरछी सी नजरों से आस्था की ओर देखा और अचानक आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपने चेहरे को आस्था के कंधों पर बैक साइड से रख दिया था। अब तो आस्था थोड़ी और नर्वस हो गई थी, हालांकि वो अरमान से बेहद मोहब्बत करने लगी थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा माहौल था जो उसे खटक रहा था। जल्दी ही मारिया ने गाड़ी अरमान के शानदार ऑफिस के सामने रोक दी थी और तभी टाइगर और मारिया जो कि आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, उनकी आवाज़ आती है, किंग ऑफिस आ गया है। अब आस्था को तो पता ही नहीं था कि मारिया गाड़ी चला रही है, क्योंकि अरमान ने गाड़ी में बैठते ही पार्टीशन ऑन कर दिए थे। तब अरमान ने एक नज़र आस्था को देखा और जल्दी ही गाड़ी से बाहर निकालता है, और जैसे ही अरमान गाड़ी से बाहर निकला, अचानक से कम 70-80 गाड़ियों ने तुरंत आकर अरमान को चारों तरफ से घेर लिया था। आस्था इतनी सारी गाड़ियां एक साथ लगातार वहां देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी। तब तक मारिया और टाइगर दोनों एक्टिव हो गए थे और अपनी अपनी बंदूक निकालकर अरमान और आस्था के सामने खड़े हो गए थे। आस्था हैरानी से मारियो को देखने लगती है। मारिया ने जिस तरह से हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी, उसे इस बात का साफ अंदाजा हो रहा था कि मारिया को बंदूक चलाना कितना पसंद होगा, इनफैक्ट उसकी फाइटिंग स्किल कितनी कमाल की होगी। आस्था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि अचानक से इतनी सारी गाड़ियां कहाँ से आ गई। वहीं अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं था। वेल,
तभी उन गाड़ियों में से एकदम ब्लू ब्लैक बिजनेस सूट पहने हुए एक 50 से 55 साल का आदमी बाहर निकालता है। वो आदमी देखने खुद को इतना फिट करके रखा हुआ था अंदर की उसकी उम्र 40 साल या 45 साल के अकॉर्डिंग लग रही थी। अरमान ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसकी उसकी भवें तन गई थी और आंखों में एकदम लाल होने लगी थी। अरमान उस वक्त फिजिकल बिल्कुल पूरी तरह से फिट नहीं था, लेकिन उसे आदमी को देखने के बाद उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को जोरों से कसकर बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, अरमान के कंधे उसके बाइसेप्स चटकने की आवाज आस्था के कानों में भी सुनाई देती है। वही आस्था ने अरमान की बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि इस वक्त वह बेहद डरी हुई थी और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कभी अरमान को देख रही थी तो कभी इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे आदमी, गार्ड और साथ ही साथ उस आदमी को देख रही थी जो कि अरमान की तरफ बड़े ही पावरफुल ओरा के साथ बढ़ रहा था। टाइगर मारिया सीधा आस्था और अरमान के सामने खड़े होकर बंदूक उन आदमियों की तरफ तान दिए थे। हालांकि उस वक्त वहां पर 100 से ज्यादा गॉड्स मौजूद थे जिनके हाथों में बंदूक थी और उन्हीं के बीच में से होते हुए आ रहा था अमरेश रायचंद। अमरेश रायचंद कोई और नहीं बल्कि वीर रायचंद का बाप और वसुंधरा का पति था। अमरेश को अपने सामने देखने के बाद अरमान का पारा बेहद बढ़ चुका था, लेकिन फिलहाल वो आस्था के साथ अपने अंदर के तूफान को समेटे हुए खड़ा हुआ था और वो अरमान के पास आकर खड़ा हो गया था और अपने ब्लैक शेड्स को निकाल कर अरमान की और अपनी गंदी आंखों से देखने लगता है। साथ ही साथ वो कभी मारिया को देख रहा था तो कभी टाइगर को देख रहा था। वही घबराई घबराई सी आस्था इस वक्त अरमान की बाजू में ही अपना सर छुपा कर खड़ी हुई थी। वो अमरेश की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। तब अमरेश ने टाइगर और मारिया की ओर देखकर कहता है, तुम दोनों को इतना ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे किंग से बातें करने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसे ही अमरेश ने अरमान का नाम लिया, अरमान ने उसे केवल एक सपाट लुक दिया था और उसे कुछ नहीं बोलता है। तभी अमरेश ने कहना शुरू कर देता है, यू नो वॉट अरमान सिंघानिया, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों का चैप्टर मैंने 18 साल पहले ही खत्म कर चुका हूँ, लेकिन डेस्टिनी देखो, तुम घूम फिर के मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे तो लगा था तुम्हारे उस बूढ़े दादा ने तुम्हारी जान लेकर खुद को भी फांसी लगा ली होगी, लेकिन ये क्या, तुम तो जिंदा रहे, बल्कि आज तुम अमरेश रायचंद के सामने मुंह उठाकर खड़े हो। इतनी औकात हो गई है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। अरमान सिंघानिया, कुछ तो बात थी अभिमान के खून में। अब जैसे ही अमरेश ने ये कहा तब अरमान ने अपने सीधे हाथ को हल्का सा ऊपर उठाया था और तुरंत अमरीश का गला पकड़ लिया था। अमरेश का गला पकड़कर उसने जोरों से दबाना शुरू कर दिया था। तब तक उसके सभी आदमियों ने आकर अरमान और आस्था दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लिया था। वही टाइगर और मारिया दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे, आया था डेविल किंग को धमकी देने वाला या टोंट करने वाला, लेकिन आज अपनी जान से जाएगा। क्योंकि अरमान जब से प्यार में हुआ था उसने कोई खतरनाक काम ही नहीं किया था, वो तो केवल स्वीट सी प्यार वाली फीलिंग एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब एक तो अबीर सिंह राठौड़ जाकर उसके अंदर का ओबिसेशन जगा दिया था और अब ये अमरेश रायचंद उसने जाकर अरमान के अंदर का डेविल किंग जगा दिया था, जो कि काफी समय से सोया हुआ था, जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, किसी को मौत नहीं दी थी, वरना डेविल किंग के हाथों से मरने से बेहतर इंसान खुदकुशी करना पसंद करता है। तभी अमरेश रायचंद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कि उल्टा वो हंसने लगता है। अब अमरेश को इस तरह से हंसते हुए देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए और उसने उसे छोड़ दिया था। वह जानना चाहता था कि आखिरकार अपनी मौत सामने देखने के बाद भी इस तरह से हंसने का क्या मतलब हो सकता है। तभी अमरेश रायचंद ने अरमान की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम आसानी से मेरी जान ले सकते हो। इनफैक्ट जब तुम मेरा ऑस्ट्रेलिया का सारा धंधा बंद करवा सकते हो, इंडिया में मेरा जमा जमाया सारा बिजनेस ठप कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए मेरी जान लेना क्या बड़ी बात हो सकती है। अरमान सिंघानिया, लेकिन मेरी जान लेने के बाद भी तुम हारे रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। मैंने तो कसम खाई थी कि तेरे पिता को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और देखो मैं उसमें कामयाब हो गया। बड़ा नाज था उसे अपनी खूबसूरत बीवी वसुंधरा पर, लेकिन मैं उसी की आंखों के सामने उसी के बेड पर उसके साथ रातें रंगीन की और फिर उसे उसकी जिंदगी से छीन लिया, तुम्हें अनाथ बना दिया, उसी के हाथों उसे जान देने पर मजबूर कर दिया। मैं तो इस जिंदगी में जो कुछ करना चाहता था कर चुका हूँ। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। तभी अरमान तिरछा सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है जान जाने की। हाँ, मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझसे जान की भीख नहीं मांगोगे, जब तक मैं तुम्हें इतना मजबूर नहीं कर देता कि तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो, तब तक मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। बहुत प्यार करता है ना अपने बेटे से। अब देख अरमान सिंघानिया, वीर रायचंद की जिंदगी में क्या तबाही मचाता है।
अगर वाकई तुम में हिम्मत है तो बचा कर दिखा अपने बेटे को। ऐसा बोलकर अरमान ने बड़ा ही नॉर्मल सा लुक अमरेश रायचंद को देता है। एक पल को वीर का नाम आने पर अमरेश रायचंद झेप गया था, क्योंकि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत किया करता था। वसुंधरा से पहले भी उसने 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन दोनों शादियों से ही उसे कोई औलाद नहीं थी। लेकिन वसुंधरा से शादी उसने सिर्फ और सिर्फ अभिमान से बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि उसका वसुंधरा से कुछ खास शादी करने का इरादा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अभिमान यानी कि अरमान के पिता को नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए कुछ रातें वह वसुंधरा के साथ गुजारना चाहता था, जो कि वह कर चुका था। लेकिन जब उसे यह पता चला वसुंधरा उसके बच्चे के मां बनने वाली है, तब उसने उसे शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अमरेश रायचंद के कोई औलाद नहीं थी, तो इसीलिए उसने वसुंधरा को शादी के लिए फोर्स किया और उससे शादी कर ली। वो वीर से बेहद प्यार किया करता था। वीर की जिंदगी में वो इतनी सी भी मुश्किलें नहीं आने देना चाहता था। लेकिन अगर अरमान सिंघानिया के इस तरह से धमकी देने के बाद कि वह वीर की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा, अमरेश को दिल में कुछ चुभ सा गया था और वो भड़कते हुए बोला, तुम्हारे दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। तुम जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, और मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ। अगर तुम मेरी आज यहाँ जान भी ले लोगे, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मैं अपने आदमियों को ऑर्डर दे दूंगा, वह भी यहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी अचानक अरमान सिंघानिया बड़े ही जोरों से हंसने लगा। आस्था अरमान सिंघानिया की हंसी देखकर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी, क्योंकि उसने अरमान की छोटी सी मुस्कुराहट देखी थी। वो ठीक है चलती थी, लेकिन अरमान का इस तरह से खिलखिलाकर हंसना आस्था के जिस्म का रोंगटा खड़ा कर गया था। वही इस बार मारिया और टाइगर भी सहम गए थे, क्योंकि अरमान भले ही नॉर्मल लोगों की तरह हंस रहा था, लेकिन वह नॉर्मल इंसान नहीं था। ये बात सभी जानते थे और शायद आस्था भी अब अरमान को जानने लगी थी। अब तभी अरमान सिंघानिया ने हंसते हुए तुरंत आस्था की कमर पर हाथ रखता है। वह तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और मारिया और टाइगर की ओर एक नज़र देखता है, और अगले ही पल आस्था को लेकर वह अपनी प्राइवेट लिफ्ट में आ गया था। और अमरेश रायचंद एक जगह खड़ा का खड़ा रह गया था। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी ही गाड़ी के शीशे पर दे मारी थी और झल्लाते हुए बोलता है, नहीं अरमान सिंघानिया, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जितने नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे को इस देश से ही कहीं बाहर भेज दूंगा। तुम इस जन्म में मेरे बेटे तक नहीं पहुंच पाओगे। कहीं ना कहीं अमरेश ये कहता हुआ बड़ा ही भयानक लग रहा था। उसने सोच लिया था कि अपने बेटे को यहाँ से कहीं दूर भेजकर अरमान सिंघानिया की जिंदगी में तबाही मचाएगा। वसुंधरा की उसे कोई खास फिक्र नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया से मीटिंग हुए 2 से 3 दिन हो चुके थे और वसुंधरा अभी तक बेहोश थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। कहाँ तो वो एक नंबर की जालसाज औरत थी। उसने तो सोचा था अरमान सिंघानिया को जाकर धमकी देकर आएगी, उसे मारने की धमकी देगी तो वह उसका और उसके परिवार का पीछा छोड़ देगा। उसके धंधों के पीछे जो लगा हुआ था वो बंद करवा देगा, वो उनके पीछे नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ तो उसका पूरा का पूरा प्लान खराब हो चुका था, क्योंकि जब से उसे ये पता चला था कि अरमान ही डेविल किंग है और साथ ही साथ उसका बेटा है, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो किस मुंह से उसे बेटा कहती। उसने तो कभी माँ होने का ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उसे माँ का दर्जा दिया जा सके। अब वसुंधरा को होश आने के बाद वह बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही वीर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर पूरी तरह से परेशान हो गया था। जब से वीर ने होश संभाला था, उसकी माँ हमेशा से आदमियों की तरह कंधे से कंधे मिलाकर बिजनेस को हैंडल किया करती थी। हर सिचुएशन को बिंदास हैंडल किया करती थी। इतना ही नहीं, वो किसी की जान तक लेने से पीछे नहीं हटा करती थी। लेकिन आज अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वीर को अंदर ही अंदर किलस रहा था और उसने अपनी माँ की ओर देखकर बोलता है, रोना बंद कीजिए मॉम, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। रही बात उस अरमान सिंघानिया की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत जल्द मैं उसकी जान ले लूंगा। अब वसुंधरा को समझ नहीं आया कि वह वीर को क्या बोले कि वो उसकी जान ले या ना ले। अरमान से तो उसे शुरू से ही मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब अरमान के पावरफुल पर्सनैलिटी, उसका पैसा, उसका नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उन सब चीज़ों पर उसका अधिकार होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ अब अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही थी। वहीं दूसरी ओर अजीत के लिए अबीर का इतना नॉर्मल बिहेवियर बर्दाश्त कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और अचानक से जब अबीर सिंह राठौड़ अपने शानदार ऑफिस में जाने लगा, ठीक उसी वक्त अजीत ने उससे पूछ लिया, सर आपको हो क्या गया है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? अगर आप कहें तो हम डॉक्टर के भी चल सकते हैं। तभी अबीर सिंह राठौर में एक नज़र अजीत को देखा और नासमझी में चिढ़ते हुए बोला, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अजीत, फिलहाल आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम बटरफ्लाई के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत तो अपना सर खुजाने लगा था।
वो सोचने लगा था कि उसके बॉस को आखिरकार होकर गया है क्या, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि जब से उसे ये पता है, उसके बॉस को ये पता चला है कि उसकी बटरफ्लाई असल में दी अरमान सिंघानिया की बीवी है, जो कि एक डेविल किंग है, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। सभी लोगों पर वह राज करता है। ये जानने के बाद भी क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहा है? अरमान की बीवी को वह अपनी बटरफ्लाई कह रहा है, तो कहीं ना कहीं अजीत के दिमाग में इस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे। तभी अबीर सिंह राठौड़ ने शहर के एक मशहूर मॉल के सामने अपनी गाड़ी रुकवा ली थी और कितने ही सारे ड्रेस, ज्वेलरी, एसेसरीज, अलग अलग तरह के आइटम्स जो भी अबीर को पसंद आए वो सब उसने खरीद लिए थे। और खरीद कर वो सीधा कहीं और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के ऑफिस में ही पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर आस्था इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, हालांकि वो अरमान के साथ थी। वही अरमान केवल बीच बीच में एक नज़र आस्था को देखकर उसके बाद वो कहीं खो जाता। आस्था को तो अरमान से प्यार था और अरमान भी आस्था से प्यार करता था, और कुछ दिन पहले वह दोनों एक दूसरे को बेहद भरपूर प्यार जता रहे थे। लेकिन अब आस्था को सिचुएशन काफी ज्यादा वियर्ड सी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। फिलहाल अपने प्राइवेट लिफ्ट के थ्रू अरमान जल्दी ही आस्था को अपने केबिन में ले आया था और उसने आस्था को कहीं और नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाया था। आस्था ने अरमान को कहने की कोशिश की थी, अरमान जी आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे कहीं और बैठ जाना चाहिए। अब जैसे ही ऐसा कहकर आस्था उठकर चलने लगी, अरमान ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर दी थी और बोलता है हिलना भी मत। अब आस्था अरमान की यह बात सुनने के बाद लाचारी से कुछ बोल नहीं पाई थी। अरमान कितनी है देर तक आस्था को अपने पास इस तरह से बिठा रखा था और अचानक अपना सर आस्था के कंधे पर अपना कर रख दिया था और आंखें बंद करके बोला, आई नीड सम सुकून आस्था। तब अरमान की आवाज़ सुनकर आस्था का गला भर आया था और फटाफट से उसने हल्का सा मुड़कर अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और कुछ आंसू उसके आंखों से बह निकलते हैं। तब अरमान आस्था के सर पर सहलाते हुए बोला था, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तभी आस्था आंसू भरी आंखों से बोली, आखिरकार आपको हो क्या गया है, आप जानते हैं हमें आपसे डर सा लग रहा है, आपका बर्ताव हमें अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप पहले जैसे हो जाए ना, एकदम क्यूट और स्वीट से एकदम स्वीट से हबी हो जाए ना प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था अपनी नाक को थोड़ा सा मसलने लगी थी, क्योंकि रोने की वजह से उसकी नाक में हल्की हल्की खुजली होने लगी थी। तब अरमान उसकी और बिना एक्सप्रेशन के देखकर बोला, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप इतना डर क्यों रही है, मैं आपको थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैंने उसे दिन गलती की उसकी, मैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ, साथ साथ खुद को भी तकलीफ दे चुका हूँ, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही है। अब जैसे ही अरमान ने बड़े ही प्यार से ये कहा, आस्था मन ही मन में सोचने लगी थी, अब हम इन्हें क्या बताएं कि हमें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। वेल तभी अरमान उसके होठों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और थोड़ा सा आस्था के करीब जाकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रखकर सॉफ्टली और जेटली वो किस करने लगा था। अरमान की किस बड़े ही सॉफ्ट और जेंटल वे में कर रहा था ताकि आस्था को बेटर फील करा सके। तो इसीलिए आस्था के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उसे काफी ज्यादा अजीब सा वियर्ड लग रहा था, अब वो एक पल में ही खत्म हो गया था। लेकिन तभी उसके केबिन की दस्तक हुई। अब अरमान और आस्था दोनों एक अलग हटकर खड़े हो गए थे। वही अरमान घुरते हुए दरवाजे की ओर देखने लगा था कि आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई इस तरह से अरमान सिंघानिया का दरवाजा खटखटाने की। अभी अरमान ने ये भी नहीं बोला था कि वो अंदर आ जाए, तुरंत ही दरवाजा खुल चुका था और अबीर सिंह राठौर सामने से चलकर आ रहा था। अबीर को अपने सामने देखकर आस्था की तो सिटी पिटी ही गुम हो चुकी थी और वह बेहद घबरा गई थी। तभी अबीर वहां आस्था को देखता है, आस्था जो कि थोड़ी देर पहले रो रही थी, तो रोने की वजह से उसकी आंख साथ ही साथ उसकी नाक जो कि उसने थोड़ा तेजी से रगड़ दी थी, वो पूरी तरह से लाल हो गई थी। अबीर ने एक नज़र भर का आस्था की ओर देखता है। वही अरमान को अबीर का इस तरह से आस्था को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो तुरंत आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया और अबीर की ओर देखकर तिलमिला बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अरमान सिंघानिया के ऑफिस में आने की। मारिया और टाइगर दोनों ही इस वक्त अबीर सिंह राठौर के साथ मौजूद थे। उन्होंने उसे रोकने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन अबीर ने अच्छी तरह से जानता था कि वो मारिया और टाइगर का वो मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने उन दोनों से बोला अंडरस्को कि वह अरमान सिंघानिया से माफ़ी मांगने के लिए आया है, इसीलिए उन दोनों ने उसे आने दिया था। अरमान को उन्होंने फ़ोन भी किए थे, लेकिन उस वक्त अरमान आस्था में पूरी तरह से खोया हुआ था, उसे किस कर रहा था, तो इसीलिए वह उसके फ़ोन का आंसर नहीं कर पाया। और अबीर सिंह राठौर को सब्र नहीं हुआ और वह सीधा अरमान के केबिन में चला आया। जल्दी ही मारिया टाइगर अरमान के दाएं बाएं खड़े हो गए थे। वही अबीर सिंह राठौर के सभी आदमी इस वक्त वहां मौजूद थे और अरमान सिंघानिया को घूर कर देख रहे थे।
तभी अबीर सिंह राठौर एकदम जेंटल टोन में बोला, देखो अरमान सिंघानिया, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ, किसी तरह का कोई झगड़ा या तमाशा करने के लिए नहीं आया हूँ। और 1 मिनट, हाँ, ऐसा बोलकर उसने अजीत को इशारा किया। और जल्दी ही अजीत कितने ही सारे अलग अलग तरह के बॉक्स और गिफ्ट रैपर्स के साथ वहां मौजूद था। वो सभी गिफ्ट रैपर अरमान के केबिन में ही पड़े सोफे पर रख दिए गए थे। पूरा का पूरा सोफा भर चुका था। तभी अरमान तिरछी सी नजर उन सभी गिफ्ट रैपर्स की ओर देखकर अबीर की ओर देखकर पूछता है, ये सब क्या है, तुम ये बताओ, जवाब दो। तभी अबीर बोलता है, 1 सेकंड बताता हूँ। ऐसा बोलकर वो अरमान के ठीक पीछे जाकर आस्था के सामने खड़ा हो गया। अब तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। अपना सीधा हाथ उठाकर उसे अपने माथे पर 2 से 3 बार और उस टेप किया। वहीं अब टाइगर और मारिया दोनों ही परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आए कि वह भी सिचुएशन में करे तो करें क्या। इसीलिए मारिया ने जल्दी ही एक ग्रुप मैसेज छोड़ दिया था, और वह ग्रुप मैसेज किसी और को नहीं बल्कि आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान को मिला था। आहान जो कि उसे वक्त सबके सब एक साथ हॉल में जमा थे, नाश्ता करने के बाद सब एक साथ बैठे हुए थे। अब जैसे ही उन्हें ग्रुप मैसेज आया, सबने एक दूसरे की ओर देखा और फटाफट से आनंद फानन में वह चारों एक साथ दौड़कर सिंघानिया मेंशन से बाहर निकले। अब तो उन सबको इस तरह से भागत दौड़ता देखकर दादाजी और बाकी सब पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। दादाजी उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है, इस तरह से दौड़ लगाकर क्यों जा रहे हो, लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी से कोई जवाब नहीं दिया था। फटाफट से गाड़ी बैठकर वह भी रमान के ऑफिस की ओर रवाना हो चुके थे। कहीं ना कहीं टाइगर मारिया को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर किंग के सामने अबीर इस तरह से आस्था को देखेगा तो पक्का या खून खराब होना ही था। और शायद उनका किंग भी आप अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोने वाला था और एकदम जल्लाद बनने वाला था, जिसके बारे में फिर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अरमान सिंघानिया कितना खतरनाक जल्लाद बना करता था। वह वही आस्था अबीर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से घबरा गई और कांपती हुई आवाज में बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप हमारे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते हैं, बार बार क्यों आप हमारे सामने आ जाते हैं। तभी अबीर ने अचानक अपने दोनों हाथों को उठाकर आस्था के कंधों पर रख देता है और शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स बटरफ्लाई, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सारी बातें पता लगवा ली है कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती अरमान सिंघानिया के साथ हुई है और तुम तो इस शादी में रहना भी नहीं चाहती हो, तो तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।